इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब कहीं गुड इवनिंग होगा, कहीं गुड मॉर्निंग होगा, कहीं गुड आफ्टरनून होगा, जो जिस रूप में देख रहे होंगे। तो ये एक सेशन है जिसमें हम लोग आपका जो मॉक टेस्ट हुआ था आर प्रीलिम्स के लिए 2025 के लिए, उसको आप लोगों ने अटेम्प्ट भी किया होगा, कई सारे लोगों ने। और उसमें कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से भी थे, यानी इंडियन इकोनॉमी से थे। तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अगर कुछ कन्फ्यूजन रहा हो उसमें तो वो आप दूर कर सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का टेस्ट अच्छा गया होगा। और टेस्ट के बाद आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जब आप मिलाएं क्वेश्चन को तो आंसर आपने मिलाएं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपका सही हो। वैसे निश्चित तौर पर ये मैं कहूँगा कि इकोनॉमी से क्वेश्चन बेहतर है। इकोनॉमी से क्वेश्चन आप कम ही आते हैं, और इसमें भी आपके लिए वो कम ही क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, है ना। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे, और मैं जो 7-8 क्वेश्चन है उनकी बात यहाँ पे कर लेता हूँ। तो 71 से 77 तक क्वेश्चन देखा है हमने, उसमें है। और फिर एक क्वेश्चन 118 है जो कि वो रीजनिंग वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी उसको हम डिस्कस कर देंगे। तो 71 टू 77 भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है जो कि दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन नीति आयोग वाला है, उसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, जो कि 50 के आसपास में, लेकिन वो क्वेश्चन जो है आपका पॉलिटी से होगा, क्योंकि सहकारी संघवाद वाला क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला क्वेश्चन है, तो वहाँ से होगा वो। और वो नीति आयोग का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन नहीं है। तो मेनली 71 से लेकर 77 तक क्वेश्चन है, और एक रीजनिंग में क्वेश्चन है 118, जिसकी बात मैं यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है, अगर वो स्लाइड में हमारे सेक्शन में आएगा तो पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। मैं एक लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ क्योंकि इतना समय वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, और आप जल्दी जल्दी समझेंगे तो, क्योंकि बाकी और विषय के भी हैं, ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आए हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, हम मुझे कम टाइम मिलेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन है आपके सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दो प्रकार के सूचकांक होते हैं, सीपीआई डब्ल्यूपीआई, सब लोग जानते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी उसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसमें ऑप्शन में जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर किया जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि सीपीआई मेजर्स द चेंजेस ओवर टाइम इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड अक्वायर्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, है ना। यानी कि परिवार उपभोग के उद्देश्य से हासिल करते हैं कौन सी चीज़ें, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य स्तर, सामान्य कीमतों के समान स्तर के साथ होने वाले बदलावों। तो निश्चित तौर पे सीपीआई बताया गया। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स जहाँ थोक मूल्य दिया जाता है। थोक मूल्य समझते हैं कि जहाँ पे कई सारे लोग कई बहुत बल्क में सामान बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। होलसेलर होता है और रिटेलर होता है, वो खरीदता है सामानों को। तो डब्ल्यूपीआई में होलसेलर होते हैं, जबकि सीपीआई नाम ही है कंज्यूमर। तो जो उपभोक्ता है, जो परिवार में जो कीमतों में बदलाव होता है, उनको इसमें लिया जाता है। यानी पहला आपका ए जो है ये आपका सही है। सेकंड कह रहा है इट ट्रैक्स द इन्फ्लेशन एट रिटेल लेवल, ये ऑब्वियस है, जो खासकर मेरी क्लास लिए में बताया गया कि ये खुदरा स्तर पे काम करता है, जबकि वो जो है वो थोक स्तर पे काम करता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। सी क्या कह रहा है कि आरबीआई, मैं यही पढ़ता हूँ, आरबीआई हैज़ अडॉप्टेड इन्फ्लेशन टारगेटिंग, सीपीआईसी इज यूज एज द नॉमिनल एंकर फॉर द कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन द इंडिया, है ना। तो निश्चित तौर पर आरबीआई सीपीआई का इस्तेमाल, होलसेल सीपीआई का इस्तेमाल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करता है, किसके लिए? इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। सीपीआईसी भी आपके एक सीपीआईसी होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त, जो पूरे देश के लिए होता है। इसको हम सीपीआईसी कहते हैं, सीपीआईसी कहते हैं, या इसको हम लोग सीपीआई आर प्लस यू कहते हैं। आर मतलब रूरल, यू मतलब अर्बन, जो संयुक्त लेवल पे होता है। और इसकी गणना जो है एनएसओ के द्वारा किया जाता है, और एनएसओ इसी को आरबीआई यूज करता है अपने इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका सी भी सही है, यानी यहाँ सी भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है डी होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव होगा, यानी सारे इसके
सही ऑप्शन है ना। तो निश्चित तौर पे आपने कंसेप्ट क्लैरिटी भी की होगी और कंसेप्ट आपका सही भी होगा, और मुझे लगता है कि सबका क्वेश्चन जो है सही आंसर आपने लिखा होगा इसके लिए। ये थोड़ा अगर नहीं किसी का पता हो तो थोड़ा सा उसको देख लेंगे और उसको बेहतर तरीके से कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास नहीं है तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर डी समझ गए। सीपीआई के बारे में जानकारियां हैं जो बताई भी गई है, और यहाँ पे आपको उसको बेहतर तरीके से और करने की आवश्यकता भी है। कोई कन्फ्यूजन होगा आप उसको ठीक कर लेंगे कि सीपीआई और जो क्लास लेक्चर लिए उनको दिक्कत नहीं होगा कि मैंने सीपीआई में डब्ल्यूपीआई में सब में अंतर बताए हुए हैं, है ना। सीपीआई कौन निकालता है, कैसे निकाल, उसकी उतनी डिटेल में चर्चा करके यहाँ आवश्यकता नहीं है करने की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये नेशनल इनकम से क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन है, और निश्चित तौर बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोग कन्फ्यूजन किए होंगे। क्या क्वेश्चन है, 72 क्वेश्चन है आपके, 72 क्वेश्चन है आपके टेस्ट का मॉक टेस्ट का। अ हायर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जीएनपी इन कंपेरिजन ऑफ जीडीपी may imply which of the following with respect to the Indian economy। भारत की अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से अधिक होना निम्नलिखित से क्या इंगित करता है। बार बार क्लास में बताया गया है, और आप लोगों जो लोगों ने बिना इस केजीएस के प्लेटफॉर्म पे बिना क्लास लिए भी पढ़े होंगे उनको निश्चित तौर पर पता होगा कि जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है। जीएनपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी और प्लस एनएफआईए। एनएफआईए को हम लोग एक्स माइनस एम भी कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ एनएफआईए का मतलब या यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का मतलब वो नहीं है जब हम गुड सर्विसेज का आयात निर्यात करते हैं। यहाँ पे क्या है, जीएनपी में एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। जो हमारे यहाँ के लोग विदेशों में काम करते हैं वहाँ से वो पैसे कमा के भेजते हैं, और विदेशों को लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, कम ही करते हैं लेकिन यहाँ पैसे कमा के वो भेजते हैं। इन दोनों के अंतर को एनएफआईए कहते हैं, और भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा ये विदेशों से पैसा हमारे यहाँ आता है। तो जीडीपी में जब ये ऐड करते हैं एनएफआईए को तो हम जीएनपी पाते हैं। ये फार्मूला दिमाग में होना चाहिए, तभी जाकर आप ये करेंगे। तो जीडीपी से ज़्यादा जीएनपी है, इस किस बात का द्योतक है, किस बात का संकेतक है। तो पहला, हाई मर्केंडाइज एक्सपोर्ट बाय इंडिया, भारत द्वारा अधिक वस्तु निर्यात, ये इसमें नहीं आएगा कि विदेशों से आय लिए हैं तो वस्तुओं का निर्यात की बात इसमें हम क्या करेंगे, नहीं आएगा, ये होता ही नहीं है। तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि एनएफआईए में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशों में लोग काम कर रहे हैं वहाँ से पैसे भेजते हैं, वो उसको आय को लिया जाता है इसमें। सेकंड क्या है, ग्रेटर नंबर ऑफ इंडियन वर्किंग्स अब्रॉड, विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की संख्या अधिक, विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की संख्या अधिक। ठीक है ना। अब जब ज़्यादा लोग विदेशों में काम करेंगे तो क्वेश्चन घुमा के दिया गया है, और यही आपको साइकोलॉजी समझना है क्वेश्चन सेटर का, और यही आपको वहाँ पर भी चीज़ें समझनी होंगी एग्जामिनेशन हॉल में, कि जब भारत के लोग विदेशों में ज़्यादा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर विदेशों से ज़्यादा साधन आय प्राप्त होगा, फैक्टर इनकम प्राप्त होगा। तो निश्चित तौर पे सेकंड ऑप्शन जो है यही सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड क्या कह रहा है, ग्रेटर नंबर ऑफ फॉरेन कंपनीज हेडक्वार्टर इन इंडिया, इससे कोई मतलब नहीं है। विदेशी कंपनी यहाँ पे आएंगी, उसके हेडक्वार्टर से कोई हमारा जीएनपी पे असर नहीं पड़ेगा। अगला दिया गया है, भारत द्वारा, कहीं थर्ड भी गलत हो गया, हिंदी में लिखा गया भारत द्वारा अधिक बाह्य उधारी। मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, या हिंदी इंग्लिश में, ताकि दोनों के साथ इनजस्टिस ना हो। लोग कहेंगे सर ये इंग्लिश में पढ़ रहे हैं हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो दोनों के साथ इनजस्टिस नहीं कर रहा हूँ मैं। और दोनों लैंग्वेज में एक बार पढ़ना अनावश्यक है आपके लिए टाइम बोरिंग लगेगा, कंज्यूमिंग लगेगा, इसलिए मैं कहीं इंग्लिश कहीं हिंदी पढ़ दे रहा हूँ ताकि दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, है ना। तो हाई एक्सटर्नल बोरोइंग बाय इंडिया, यानी विदेशों से भारतीय लोग ज़्यादा अगर लोन प्राप्त करते हैं, बाय उधारी अगर ज़्यादा होती है, तो इसका भी आपके जीएनपी पे, उधारी का तो जीएनपी मतलब ही नहीं है, जीडीपी मतलब ही नहीं है कि जीडीपी जीएनपी तो आपके क्या होता है, वो आपके उत्पादन का मेजर होता है, जिसमें आपके इनसे कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है ना। तो ये, और पांचवा तो गलती है, तो यानी इसका उत्तर सही होगा सेकंड, यानी बी सही होगा। ये आप इसको देख लेंगे। ठीक है, अगला है 73rd क्वेश्चन।
ये बिल्कुल कुछ नहीं है, ये डेटा का क्वेश्चन है। जो लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होंगे और अभी 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसको थोड़ा-सा पढ़ लेंगे, उसके समरी को। और इतना तो अब क्वेश्चन शॉर्ट नोट से बनेगा नहीं। जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी, उनका अब इस इकोनॉमिक सर्वे को जो 24-25 में आने वाला है, इसको पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। पुराने इकोनॉमिक सर्वे के जो डेटा जो दिए गए हैं, इन डेटा को आप देख लेंगे तो उससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया गया? 73rd क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हैज विटनेस्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ सिंस 2014। आर्थिक सर्वे 2023-24 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 2014 से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। तो ये डेटा का इंफॉर्मेशन है, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये सही बात है, ये देखा गया है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में हम लोग काफ़ी अच्छा किए। आप देखें मोबाइल वगैरह के उत्पादन में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो पकड़ा करो, एग्जैक्टली पता नहीं हो तब भी रोज़ रिपोर्ट आती है कि हम लोग मोबाइल के प्रोडक्शन में हम कितना हो रहे हैं, हम कई से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कब एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो उससे भी कॉमन सेंस लगा के इसको कह सकते हो कि आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा है, लेकिन कॉमन सेंस से भी भारत इसमें कर रहा है, इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है द डायरेक्ट वर्क फोर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स मोर देन ट्रिपल्ड बिटवीन द 2016 एंड 2021-22। तो ये भी डेटा है जो कि सही है, यानी इसको आप जान लें, आपको पता नहीं होगा कि बीच 3 गुना से अधिक 2016-17 से लेकर 2021-22 के बीच में 3 गुना से ज़्यादा लोग जो है मोबाइल के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मोबाइल के विनिर्माण के क्षेत्र में आ गए हैं। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है, और ये आपका थर्ड आंसर जो होगा वो सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा आपको पता नहीं होता तब कर लें। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, करंट के और डेटाबेस क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, 74th क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है? टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए किसी देश का केंद्रीय बैंक क्या करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और निश्चित तौर पे बुरा अधिकांश लोगों का क्लियर होगा। जो क्लास लिए होंगे तो बिल्कुल सही होगा, जो क्लास नहीं लिए होंगे वो लोग भी कहीं ना कहीं से इसको जानते ही होंगे। तो मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? तो पहला क्या है? परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। हमने पढ़ा है, हम जानते हैं सब लोग, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ? खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। हमेशा हम लोग जानते हैं कि जब आरबीआई सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी या उदार मौद्रिक नीति अपनाती है तो बाजारों में क्या करती है? बाजारों में क्या करती है? अपने सिक्योरिटीज को जो पहले बेची हुई है उनको खरीदती है। यहाँ लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ लोग, ओएमओ है क्या? सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय है। तो जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जीसे को बेचेगी, अगर बेचेगी तो लोग खरीदेंगे, बैंक खरीदेंगे, वहां से पैसा आएगा किसके पास? आरबीआई के पास। तो मनी सप्लाई कम होगी। लेकिन जब आरबीआई उन बेची गई सिक्योरिटीज को खरीदेगी, परचेज करेगी, तो क्या होगा? आरबीआई परचेज करेगी तो आरबीआई लोगों को पैसा देगी, बैंकों को पैसा देगी, जो उसके होल्डर हैं उनको पैसा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर उससे क्या होगा? मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इसलिए यहीं पर आप विराम दे सकते हैं। सीआरआर अगर इंक्रीज करेगा तो फिर ये मनी सप्लाई कम हो जाता है। जानते हैं आप लोग, सीआरआर इंक्रीज होगा तो बैंकों को ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करना होगा, तो आपका मनी सप्लाई कम हो जाएगा। यहीं सेकंड ऑप्शन होगा ही नहीं। तीसरा लिखा गया है कि रेज द रेपो रेट, रेपो रेट बढ़ाएगा तो ब्याज दर बढ़ गया, तो ब्याज दर बढ़ गया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ये तो बढ़ाया जाता है तब जब मनी सप्लाई को कम करना होता है, ये तो मनी सप्लाई बढ़ने की बात कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन भी, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। चौथा क्या है? इंक्रीज द एसएलआर, एसएलआर में इंक्रीज करेंगे तब भी क्या होगा? बैंकों के पास, यानी वैधानिक तरलता अनुपात, इसको भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो आरबीआई बढ़ाएगी तो बैंकों को ज़्यादा पैसा अपने पास रखना होगा, या गोल्ड के फॉर्म में, या जीसेक के फॉर्म में, या आरबीआई के पास। तो इसके चलते भी बैंकों के पास तरलता कम होगी तो बैंक कम पैसा लोन देगा, है ना। तो यानी कि चौथा भी गलत हो गया। पांचवा तो अनुत्तरित प्रश्न लिखा हुआ है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, तो ये हटा दीजिए।
यानी कि पहला ऑप्शन ये आपका सही हो गया। तो 74th का जो आपके मॉक टेस्ट का है उसमें ये क्वेश्चन आपका 74 का सही हो गया। अब अगला आता है 75। व्हाट इज द रैंक अचीव्ड बाय इंडिया एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक कह सकते हैं, उसमें भारत का रैंकिंग क्या आया है? तो इसमें भारत का रैंकिंग आपको पता होना चाहिए। ये आपको मैंने भी पीवाई की ओर कराया जिसमें कराया था ये 126वां रैंक भारत को है। 143 143 कंट्री में हमारे पास कितने हैं? ये 126 रैंक है। ठीक है, इसमें लगातार जो है फिनलैंड जो है देश है वो लगातार नंबर 1 पे रहता है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे फिनलैंड के बारे में, लगातार नंबर 1 पे रहता है। और इवन हमसे बेहतर जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, ये हमसे बेहतर हैं। श्रीलंका थोड़ा सा हमसे नीचे 128वां पर है और बांग्लादेश 129वें पर है ना। तो ये एक खुशहाली सूचकांक है, ये भी देश में दुनिया में आर्थिक विकास का एक मापक माना जाता है। और ऐसे सूचकांक आप लोग और पढ़ते रहेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन सूचकांकों से आता है आपके आरपीएससी में, आरएस के एग्जाम में, जिसलिए आपको देखते रहेंगे, आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका सेकेंड हो गया, यानी बी हो गया, यानी दूसरा हो गया। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि ये भी क्वेश्चन आपका आर्थिक सर्वेक्षण से। ये क्या लिखा गया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? द इकोनॉमिक सर्वे हैज एस्टिमेटेड अ रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.5 to 7%, है ना। हिंदी में लिखा गया आर्थिक सर्वेक्षण 2000, आर्थिक सर्वेक्षण में देखो यहाँ पे काट दो, ये 24-25 आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा? 2023-24। 2023-24 की एक सेंस कहने का है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में क्या कहा गया है कि 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% to 7% रहने का अनुमान लगाया गया। ध्यान रखिएगा, बजट जो होता है हमेशा अगले वर्ष का होता है। अभी जो फरवरी में आएगा बजट 1 फरवरी को, वो कब के लिए होगा? 2025 से 26 के लिए, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक के लिए। ठीक है, लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो पिछले साल का होता है। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा 31 जनवरी को, वो 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, पिछले साल का होता है ना, जो साल चल रहा होता है उसका होता है। वैसे ही 23-24 के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि 24-25 में हमारे जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है 6.5 to 7% रहेगी। तो ये बात सही है, ये कथन आपका सही है, ये आप जान लीजिए, इसको याद कर लीजिए, भले ही आपको याद नहीं होगा तो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि इन 2023-24 इंडियाज रियल जीडीपी ग्रीव बाई 8.2%। 2023-24 में भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान था 22-23 में, वो 8.2% से बढ़ेगी। ये कहा गया था 23-24 के इकोनॉमिक सर्वे पे कहा गया था, और ये बात सही है। हुआ या नहीं हुआ छोड़ दो उसको, इकोनॉमिक सर्वे अकॉर्डिंगली पूछ रहा है। आप ये मत देखो कि सर तो हुआ ही नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि वो इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे का ब्रीफ नॉलेज आपको होना चाहिए, चाहे आपके इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का और चाहे राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे का, दोनों का ब्रीफ नॉलेज चाहिए, जिससे कि आप 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको कर सके। यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। अगेन आई एम सेइंग कि 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली ये दोनों स्टेटमेंट सही माने जाएंगे। यानी इसका उत्तर जो होगा वो थर्ड होगा, 1 और 2 दोनों, यानी सी लिखा होगा चाहे थर्ड लिखा होगा, जो भी है, ये दोनों सही होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, पढ़ने में टाइम लगता है, इजीली आप कर देंगे इसको। ये क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, स्टेटमेंट 1, द फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा, इकट्ठे पढ़ रहा हूँ मैं, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्रीज फ्रॉम 6.4% ऑफ जीडीपी इन 2022-23 to 5.6% in 2023-24।
ये डेटा दिया है कि 2023-24 में आपके देश की फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा इतना से इतना हो गया है, ठीक है, यानी कम हुआ है। स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि द रिडक्शन इन द फिस्कल डेफिसिट वाज ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन एंड हायर देन बजट नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू, बहुत लोगों को याद होगा कि मैंने जो है जब पढ़ाया था बजट, उसमें मैंने एक पाई चार्ट दिखाया था कि गवर्नमेंट बताती है कि रुपया आता कहाँ से, रुपया जाता कहाँ को है। रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ को जाता है। रुपीज़ कम्स फ्रॉम, रुपीज़ गोज़ टू, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें बताई गई थी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ये सही है कि अपने देश में, आपको याद होगा क्लास में सब बताया गया है। जो लोग क्लास नहीं लिया, रिकॉर्डिंग वो देख लेंगे यार, सब पढ़ाया गया आप लोगों को, है ना। और जो पूरा कंटिन्यू नहीं किया वो लोग भी देख लेंगे। तो ये बताया गया कि इस साल टारगेट था गवर्नमेंट का 23-24 में कि हमारा एफडी कम होगा, एफडी कम होगा। वो बताए, तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। और एफडी कम क्यों हो रहा है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के संग्रह में क्या हुआ है, मजबूत वृद्धि हुई है। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो उनकी तुलना में ये जो है ये ज़्यादा आया गवर्नमेंट के पास। जीएसटी में 18%, इनकम टैक्स में 17-19% ऐसे है, कॉरपोरेशन टैक्स में आया है, एक्साइज ड्यूटी 4-5% आया है। ये सब डेटा है। डेटा अभी क्लास नहीं हो रही तो पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन अब ध्यान देना होगा कि भारत में जब भी डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे गवर्नमेंट का डेफिसिट कम होगा, गवर्नमेंट का घाटा कम होगा। यानी कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट ही है। और ये घाटा कम क्यों हुआ है, क्योंकि आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पे क्या होगा कि स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का सही एक्सप्रेशन करता है। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का सही व्याख्या करता है। इसलिए इसका उत्तर जो होगा ए होगा। यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 जो है, कथन 2 जो है, एक का सही स्पष्टीकरण है। यानी कि आप ये जाने कि जब भी देश के फिजिकल डेफिसिट में कमी होती है तो आपके टैक्स रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, ये अंडरस्टूड है। अगर आपके लोन में इंक्रीमेंट होगा तब तो आपका एफडी बढ़ेगा। अगर आपके बोरोइंग बढ़ेंगे तब तो आपका एफडी बढ़ेगा, घाटा बढ़ेगा। और अगर टैक्स रेवेन्यू, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस, चाहे और नॉन टैक्स रेवेन्यू है, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह, रिकवरी ऑफ लोन वगैरह, वो सब बढ़ेंगे तो आपका मतलब है कि आपका घाटा जो है कम हो रहा है, क्योंकि आपके लायबिलिटी उतने नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट जो है, सेकंड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी सही है सेकंड 1 का एक्सप्लेनेशन। तो ये 77 तक मेन क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, जो कि मैंने चर्चा की है। अब एक क्वेश्चन जो है रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन चूंकि इकोनॉमी से रिलेटेड है तो उसको हमने यहाँ पर रखा है ना। 118 रीजनिंग के सेक्शन में, रीजनिंग के लॉजिक से ही करना है, लेकिन इसको थोड़ा एक बार कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अ स्टेटमेंट इज फॉलोइंग a statement is followed by two arguments numbered 1 and 2. You have to decide which of the arguments is a strong argument. कौन सा आर्गुमेंट ज़्यादा मजबूत है। दो आर्गुमेंट है, दो कथन दिए गए हैं, दो तर्क दिए गए हैं, उन दोनों तर्कों में कौन ज़्यादा मजबूत है ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो क्या है स्टेटमेंट पहला, क्या कह रहा है, शुड इंडिया एनकरेज एक्सपोर्ट when most things are insufficient for internal use itself। क्या भारत को निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहिए जब अधिकांश चीजें स्वयं आंतरिक उपयोग के लिए पर्याप्त है। यानी क्या कह रहा है कि हम लोग एक्सपोर्ट के लिए बेचैन हो रहे हैं। हमारे यहाँ खुद ही प्याज की किल्लत है, हमारे यहाँ हम प्याज एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ खुद ही गेहूँ की, धान की, मैंने गेहूँ की, आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। और तमाम चीज़ें हम एक्सपोर्ट करने के लिए बेचैन है, जबकि हमारे यहाँ खुद ही उसकी सप्लाई जो है पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट आर्गुमेंट तर्क दिया गया है। सेकंड कहता है, तर्क क्या कहता है, स्टेटमेंट का तर्क क्या देता है, स्टेटमेंट का आर्गुमेंट क्या देता है, यस वी हैव टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू पे फॉर आवर इम्पोर्ट्स। ये कह रहा है कि हमें एक्सपोर्ट इसलिए करना हो चाहिए क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कि हमें
आयात तो करना है, हमें आयात भी तो करना है ना। हम निर्यात तो रोक देंगे, लेकिन कच्चे तेल मंगाना है हमें, हमें सोना आयात करना है, हमें तकनीक आयात करनी है, इंपोर्ट करना है। तो उनके लिए हम भुगतान कहाँ से करें? अगर निर्यात आप नहीं करोगे तो आपको विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगा, फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगा, फॉरेक्स कहाँ से आएगा? तो इसलिए कह रहा है कि आप अगर निर्यात नहीं करोगे तो आयात का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करनी होगी, यानी आपको निर्यात करना है। और सेकंड कह रहा है नो, इवन सेलेक्टिव एनकरेजमेंट वुड लीड टू शॉर्टेजेस। ये कह रहे नहीं, यहाँ तक कि चुनिंदा प्रोत्साहन से भी कमी आएगी। ये कह रहा है कि नहीं, अगर निर्यात आप थोड़ा करते भी हो तब भी क्या होगा, तब भी क्या होगा कि आप अपने यहाँ कई समस्याओं को जन्म दोगे, यानी कई समस्याओं के चलते आपके यहाँ अपने वस्तुओं की घरेलू उद्योग वो के लिए, घरेलू डोमेस्टिक यूज़ के लिए आपके यहाँ वस्तुओं की कमी हो सकती है। तो ये दोनों आपके एक स्टेटमेंट दिया गया है कि क्या भारत को निर्यात प्रोत्साहन करना चाहिए, क्या इंडिया को एक्सपोर्ट को इनकरेज करना चाहिए, जबकि खुद हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है या शॉर्टेजेज है। तो ये पूछ रहा है। अब स्टेटमेंट का तर्क क्या दे रहा है कि हमें करना चाहिए क्योंकि हमें एक्सपोर्ट भी करना है, और फिर कह रहा है कि नहीं करना चाहिए कि हमें इससे दिक्कत होगी। लेकिन इसका जो रीजनिंग लगाओगे तो ओनली आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, केवल तर्क एक जो है मजबूत है, क्योंकि भारत को आयात करना ही करना है। आप इंपोर्ट को, आप ठीक है, आपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए आपने एक्सपोर्ट बंद कर दिया, एक्सपोर्ट आपने कम कर दिया, लेकिन इंपोर्ट कैसे कम करोगे? इंपोर्ट की तो बड़ी समस्या अपने देश में है, इंपोर्ट तो करना ही करना है आपको। हमें क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है, हमें टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है, हमें बड़े बड़े इक्विपमेंट इंपोर्ट करना है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग नेशन है। और डेवलपिंग नेशन में इंपोर्ट कम नहीं हो सकता, क्योंकि डेवलपिंग नेशन को टेक्नोलॉजी से लेकर के बहुत सारी चीज़ों का इंपोर्ट करना ही होता है। और क्रूड ऑयल में तो हमारी डिपेंडेंसी है ही नहीं, हम लोग लगातार गल्फ से और बाकी देशों से हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना होता है। ऐसी स्थिति में हम इंपोर्ट जब करेंगे तो उनका फॉरेन करेंसी पे करना होगा, इसलिए हमें उनके लिए एक्सपोर्ट भी थोड़ा बहुत करना ही होगा, चाहे घरेलू में शॉर्टेज हो चाहे नहीं हो। यानी कि इसका ये तर्क जो है मजबूत है, ये स्ट्रांग है। तो इस तरीके से हमने 7-8 क्वेश्चन जो थे 71 से 77 तक और 118 क्वेश्चन ये कर लिया। और निश्चित तौर पे उम्मीद करता हूँ कि इसमें से 8 में से आप लोगों के 8 जितने क्वेश्चन है ये सही हो, और तभी जाकर आप बेहतर माने जाएंगे। एक आध क्वेश्चन अगर कहीं सिली मिस्टेक हो उसका एकदम उपाय है, और प्रैक्टिस कीजिए और रिकॉर्डिंग को एक बार देख लीजिए क्लास के, और निश्चित तौर पे उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, सो थैंक यू। अब अगले सेगमेंट की बात होगी, या बात हो जाएगी, पहले तो मेरी लास्ट होगी, जैसे भी होगा उस सेगमेंट वाइज चलेगा आपका। तो थैंक यू, मेरा सेगमेंट इतना ही था, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है ना, और एकदम मन लगा के कीजिए और सफलता लीजिए, और केजीएस का और अपने टीचरों का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन। 25 तारीख को, 25 जनवरी को जो अपना जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुआ था उसका आज अपन सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी जने जुड़े और इसका देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के अंतर्गत अपन बात करें तो सबसे पहले अपन राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति के बारे में बात करेंगे, है ना, जिसमें भारतीय इतिहास के भी कुछ प्रश्न अपन देख लेंगे, है ना। मैंने आपको एप्लीकेशन पर राजस्थान हिस्ट्री करवाया है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर करवाया है, इंडियन हिस्ट्री है, प्लस आपके स्टेट पॉलिटी भी है। तो ये तीनों सब्जेक्ट के जो सॉल्यूशन है वो मैं आज यहीं पर करवा देता हूं, निपटा देते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या आया था, देखिए राजस्थान हिस्ट्री से, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी। ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न बनता है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी। मैंने जब आपको राजस्थान के लोक देवता पढ़ाया था तब रामदेव जी पढ़ाया था। तो रामदेव जी जो है, रामदेव जी ने क्या की थी, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और मैंने ये बताया था कि कामड़िया पंथ की महिलाएं एक प्रकार का नृत्य करती है। कामड़िया पंथ की महिलाएं, कामड़िया पंथ की महिलाएं मेले के समय, रामदेव जी के मेले के समय कौन सा नृत्य करती है, तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य। ठीक है, कौन से पंथ की महिलाएं कर रही है, कामड़िया पंथ की। कौन से मेले में कर रही है, रामदेव जी के मेले में। तो कामड़िया पंथ की स्थापना कौन कर रहे हैं, रामदेव जी कर रहे हैं। बात आ गई समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा इजी सा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं। कौन सा महीना पूछा गया है, भाद्रपद महीना।
एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में भाद्रपद महीना इसलिए ज्यादा पूछा जाता है कि सर्वाधिक त्योहार है ना जो अपने भाद्रपद में आते हैं, राजस्थान के सर्वाधिक त्योहार। ध्यान रखना भाद्रपद में क्या है, राजस्थान के सर्वाधिक त्योहार है, सर्वाधिक त्योहार है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। आंवला नवमी आती है दिवाली के जस्ट बाद में ना, तो दिवाली के बाद में बात करें तो ये आती है आंवला नवमी आपके कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को। ठीक है, ये भाद्रपद में नहीं है। शरद पूर्णिमा आती है आपकी आसोज की पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा। ठीक है, गोगा नवमी कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है, अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चौदस चतुर्दशी। ठीक है, तो ये 1 और 2 कहां पर है, आंवला नवमी, गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी, शरद पूर्णिमा। 1 2 नहीं दिया हुआ है क्या, तीन व चार दिया हुआ है। 3 व 4 कैसे दिया हुआ है भाई? अच्छा, ओके, बिल्कुल सही है। अपन यहां भूल गए, नहीं मनाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं मनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। अच्छा, ये मैं आपको फिर बता देता हूं, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आए उसके अंदर वो हाँ या में पूछ रहा है या ना में पूछ रहा है, उस पर पहले आप क्या बना दोगे, सर्कल बना दोगे। उस पर आप क्या बना दोगे, सर्कल बना दोगे। तो भाद्रपद महीने में कौन से 2 त्योहार है जो नहीं आ रहे हैं यहां पर, वो 3rd और 4th है। बिल्कुल सही आंसर है, तीसरा आंसर है इसका, सी आंसर। 3rd व 4th नहीं मनाए जाते है ना। मैंने सोचा भी कौन कौन से मनाए जाते हैं, नहीं मनाए जाते। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नहीं मनाए जाते। इस प्रकार के क्वेश्चन आप हमेशा सावधानी से सॉल्व करें। गलती मेरे से भी हुई है ना, जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, उस प्रकार आप लोग भी वहां पर ध्यान नहीं दोगे एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए, उसमें सबसे पहले यहीं पर आपको सर्कल बना देना है कि क्या पूछा जा रहा है। अंडरलाइन कर लेना 3-4 बार कि नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है, सही या सत्य या असत्य पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अभी आगे बात करें। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी बताया था मैंने, याद करो। जहां से सर्वाधिक तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी कहां पर, सीकर जिले में। नीम का थाना नहीं, नीम का थाना हट गया, अब सीकर है वापस। ठीक है, उत्खनन की बात करें, इसका उत्खनन 1977-78 में किसने किया है? आरसी अग्रवाल व विजय कुमार। बात आ गई समझ में। प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं गणेश्वर से। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। माना जाता है कि ये तांबा एक्सपोर्ट भी किया करते थे। ठीक है, ये सभ्यता क्या किया करती थी उस समय? तांबा एक्सपोर्ट भी किया करती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घाणेराव, रिया, भिणाय, जूनिया आदि ठिकाना किस कला से संबंधित है, कहां की? ठीक है, अगर अपन बात करें तो यहां पर आपको घाणेराव, रिया, भिणाय, जूनिया के अलावा एक शब्द और मिल जाए आपको, सावर। ये सब ठिकाने हैं अजमेर में, अजमेर के ठिकाने हैं ये, अजमेर जिले में स्थित। सावर, जूनिया, भिनाय, 3 तो ये। गाणेराव पाली, रिया आपके नागौर, ये कौन से एरिया में आ रहे हैं? ये मारवाड़ एरिया में आ रहे हैं। तो ये कौन सी चित्रकला शैली है? मारवाड़ चित्रकला शैली। मारवाड़ चित्रकला शैली की बात करें तो मालदेव के समय प्रारंभ, राव मालदेव के समय प्रारंभ है। ठीक है, जसवंत सिंह के टाइम पे मुगल प्रभाव आता है। जसवंत सिंह प्रथम के समय, फर्स्ट के समय
इस पर क्या आता है? मुगल प्रभाव। इस चित्रकार पर मुगल प्रभाव आता है, ठीक है। और मान सिंह का शासनकाल, मान सिंह के समय मारवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल माना जाता है किसके समय? आपके मान सिंह का समय, तखत सिंह के समय, तखत सिंह के समय यूरोपीय प्रभाव समय, कौन सा प्रभाव आ जाता है? यूरोपीय प्रभाव आता है, देखने को मिलता है किस पर? मारवाड़ चित्रकला शैली पर, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। मालदेव के समय प्रारंभ हुई मानी जाती है चित्रकला मारवाड़ की। जसवंत सिंह प्रथम के समय मुगल प्रभाव आ जाता है। मान सिंह का शासनकाल मारवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, प्लस तखत सिंह के समय पर यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। घाणीराव, रिया, भिणाय, जूनिया, सावर, सावर का मुख्य चांद, चांद ये प्रमुख चित्रकार था, चांद खा सावर का, ध्यान रखना है ना। चांद खा जूनियर का, जूनिया का सॉरी, चांद खा सावर का तैयब, तैयब, ध्यान रखना इस बात का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसको अंडरलाइन कर लो, सुमेलित नहीं है या सुमेलित है? तो सुमेलित है पूछ रहा है। विरुद्ध छतहरी दूसरा अडन लिखी थी, कृपाराम खेड़िया थोड़ी लिखी थी। रजियारा सोरठा, उदयराज उज्जवल, गलत। बोल भारमली, सत्यप्रकाश जोशी और केसर विलास यादवेंद्र शर्मा, बताएंगे, देखें किसने लिखी है? बताओ बताओ बताओ। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर सुमेलित है पूछ रहा है तो उसमें यही है। बोल भारमली जो है सत्यप्रकाश जोशी की लिखी हुई है। विरुद्ध छतहरी की बात करें, विरुद्ध छतहरी की, तो ये लिखी है दुर्सा आढ़ा ने, दुर्सा आढ़ा, दुर्सा आढ़ा ने लिखी है विरुद्ध छतहरी। रजियारा सोरठा जो है ये लिखा है कृपाराम जी खिड़िया ने। रजियारा जो सोरठा है ये लिखी है कृपाराम जी खिड़िया ने। और केसर विलास किसने लिखी है? केसर विलास लिखी है आपके शिवचंद्र भरतिया ने। केसर विलास किसने लिखी है? शिवचंद्र भरतिया, शिवचंद्र भरतिया, ध्यान रखना, ठीक है। रजियारा सोरठा कृपाराम खिड़िया जी लिख रहे हैं। विरुद्ध छतहरी कौन? दुर्सा आढ़ा लिखता है। केसर विलास कौन लिखता है? शिवचंद्र भरतिया लिखता है। तो यहां पर पूछा है सुमेलित है, तो बोल भारमली सत्यप्रकाश जोशी ने लिखी हुई है, तो ये सुमेलित है भाई। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? युगल किशोर चतुर्वेदी बिल्कुल थे साहब, है ना। चिरंजीव लाल शर्मा बिल्कुल थे, भोलानाथ थे, प्रेम नारायण माथुर नहीं थे भाई साहब, प्रेम नारायण माथुर नहीं थे। आंसर होगा डी, प्रेम नारायण माथुर। युगल किशोर चतुर्वेदी थे उप प्रधानमंत्री, ठीक है, उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी थे। गोपीलाल यादव थे, है ना, ये उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री मत्स्य संघ के, ठीक है। शोभाराम कुमावत कौन थे? प्रधानमंत्री थे, शोभाराम कुमावत, ये कौन थे? मत्स्य संघ के पीएम थे उस समय। चिरंजीव लाल शर्मा थे, भोलानाथ थे, प्रेम नारायण माथुर नहीं थे। तो यही पूछा है ना कि सम्मिलित नहीं था। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में प्रेम नारायण माथुर जी सम्मिलित नहीं थे, ध्यान रखना। गलत युग्म का चयन करें। सालिम सिंह जी की हवेली है, सलीम सिंह नहीं है, सालिम सिंह। सालिम सिंह जी की हवेली जैसलमेर में, जैसलमेर जोधपुर में, अर्थुणा मंदिर डूंगरपुर में, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में। अर्थुणा का मंदिर बांसवाड़ा में है भाई, कहां पर है? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। यहां क्या पूछ रहा है? गलत युग्म पूछ रहा है, सही युग्म नहीं पूछ रहा है, गलत युग्म पूछ रहा है। सालिम सिंह जी की हवेली जैसलमेर में ही है, जसवंतथड़ा जोधपुर में ही है। अर्थुणा के मंदिर बांसवाड़ा के अंदर है, 11वीं 12वीं शताब्दी के। अर्थुणा मंदिर की बात करें तो 11वीं 12वीं शताब्दी में परमार शासकों के द्वारा बनवाया गया, परमार शासकों द्वारा। परमार शासकों की राजधानी भी हुआ करती थी ये अर्थुणा, दक्षिण भारतीय शैली में। ये मंदिर किसमें है? दक्षिण भारतीय शैली में,
ठीक है, मंदिर शैलियां थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है भैया स्थापत्य में, तो ध्यान रखना मंदिर शैलियां जरूर पढ़ के जाना, मैंने करवाई हुई है आपको, पढ़ाई हुई है ना, एप्लीकेशन पे पूरा पढ़ाया हुआ है। तो इसका आंसर गलत युग में क्या हो गया, अर्थुना मंदिर बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में नहीं है। उदयपुर का एकलिंग महादेव मंदिर किसने बनवाया? उदयपुर का एकलिंग महादेव मंदिर किसने बनवाया? मैंने बताया था कि बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाई थी और नागदा में अपने इष्ट देव एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। समझ में आई बात? ये एकलिंग जो मंदिर महादेव मंदिर है, ये लकुलिश संप्रदाय की प्रधान पीठ है राजस्थान में। लकुलिश संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ है। ये लकुलिश संप्रदाय के राजस्थान में प्रधान पीठ एकलिंग महादेव का मंदिर है। ठीक है, एकलिंगनाथ जी, बप्पा रावल ने इनका निर्माण करवाया। इसके एकलिंग जी का परकोटा किसने बनवाया? भी एकलिंग जी का परकोटा भी पूछते हैं। परकोटा मतलब चारों तरफ की दीवारें। परकोटा बनवाया था महाराणा मोक्कल ने बनवाया। एकलिंग जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया? वर्तमान स्वरूप ये बनवाया महाराणा रायमल ने। ठीक है, और ये इसको क्या कहते हैं वर्तमान में? कैलाशपुरी कहते हैं। पहले के टाइम में इसको नागदा कहा जाता था, जो कि मेवाड़ की राजधानी भी रहा करती थी, है ना। अभी वर्तमान में इनको क्या कहते हैं? कैलाशपुरी कहते हैं। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों के द्वारा मारा गया था? वो था भैया इसका प्रमुख सैनिक, चचेरा भाई भी लगता था इसका, नुसरत खां। नुसरत खां इसका सबसे जबरदस्त योद्धा सैनिक हुआ करता था। 1301 में, 1301 के युद्ध में, 1301 के युद्ध में नुसरत खां मारा गया किसके द्वारा? हमीर देव के हाथों। और 1301 का जो ये युद्ध है, ये राजस्थान का प्रथम साका। ठीक है। अच्छा, कई बार मुझे देखने को मिलता है कि साहब यहां पर जल जौहर किया गया, यहां पर जल जौहर किया, सब फालतू बातें हैं, कुछ नहीं है। उसकी बेटी रणथंभौर वाले हमीर देव चौहान की बेटी देवल दे पानी में कूद करके अकेली आत्महत्या करती है। उसको सम्मान देने के लिए इसको जल जौहर कहा गया है, वरना जौहर हमेशा अग्नि की ज्वाला में जलने से होता है भैया। अग्नि के द्वारा ही कहते हैं जौहर, इसलिए कहते हैं जौहर की ज्वाला। पानी की ज्वाला नहीं होती, पानी की लहर होती है। ज्वाला हमेशा अग्नि की होती है, इसलिए जौहर की ज्वाला, जौहर का मतलब ही अग्नि है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो जौहर रंगदेवी के नेतृत्व में, रंगदे और केसरिया हमीर देव चौहान। लेकिन क्या करें, लेकिन आरपीएससी कभी कभी पूछ लेती है कि जल जौहर किसने किया यहां पर, तो उसको अपने को भी देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। जल जौहर जो है देवल दे ने, देवल दे। जल जौहर का मतलब है पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? पद्म तालाब रणथंभौर में है, पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या। जल जौहर, देवल दे ने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या की थी, इसलिए इसको जल जौहर कहा जाता है। ठीक है, वरना जौहर हमेशा अग्नि में जलने को कहते हैं। रंगदे के नेतृत्व में जौहर हुआ था, केसरिया हमीर दे के चौहान के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना आई थी भी, अलाउद्दीन खिलजी खुद आया था। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारहट का, वाह, केसरी सिंह जी के बारे में पूछ लिया। केसरी सिंह बारहट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया गया। ये इनके शिष्य जिन्होंने केसरी सिंह बारहट को अपना क्रांति का गुरु माना था, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने कहा था कि भारतीयों को क्रांति करना इस बारहट परिवार से सीखना चाहिए। बहुत ही अंडररेटेड परिवार है ये। अपने राजस्थान में हम वो भी मेवाड़ रीजन के अंदर बारहट साहब को पूछने लगे। आजकल सोशल मीडिया के दौर के अंदर कुछ लोग जानने लगे इनके बारे में। वास्तविकता में देखा जाए ना तो इनके जैसा परिवार कहीं नहीं है, जिन्होंने अपने भाई, बेटों, यहां तक कि दामाद ने भी अपने इस
आजादी के आंदोलन में आहुति दी, एकमात्र परिवार है ऐसा। ना आपका गांधी परिवार है, ना नेहरू परिवार है, ना कोई सा दूसरा परिवार है, एकमात्र परिवार है जो पीढ़ियां खत्म कर दी इन्होंने। लेकिन विडंबना ये है कि हम लोग नहीं जानते इनके बारे में ज्यादा। केसरी सिंह के बारे में बात कर ले अपन, केसरी सिंह बारहट के बारे में। तो 1903 में दिल्ली में दिल्ली दरबार, करजन का जो दिल्ली दरबार आयोजित होता है, उसमें महाराणा फतेह सिंह जी भाग लेने जा रहे थे। उनको भाग लेने से रोकने के लिए ये राव गोपाल सिंह जी खरवा के हाथों एक पत्र भिजवाते हैं जिसमें 13 सोरठे लिखे होते हैं, जिन्हें चेतावनी रा चूंगटिया कहते हैं। 1303 में चेतावनी रा चूंगटिया लिखा, चेतावनी रा चूंगटिया। यह हमेशा पूछा जाता है कि चेतावनी रा चूंगटिया किसने लिखा। चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखकर फतेह सिंह को, महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली जाने से रोका, दिल्ली जाने से रोका। ठीक है, इन्होंने शाहपुरा में, मेवाड़ में और कोटा राज्य में काम किया था। 1912 के अंदर अगर अपन बात करें तो महंत कोटा के महंत प्यारेलाल, महंत प्यारेलाल हत्याकांड में, प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें हजारीबाग जेल में भेजा गया, जेल में डाला गया। हजारीबाग जेल कहां पर है? झारखंड। हजारीबाग जेल कहां पर है? झारखंड भेज दिया गया था इनको, है ना। चलिए, निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म सुमेलित है? युग्म सुमेलित है पूछ रहा है। किसान है और किसान आंदोलन, रूपाजी कृपाजी ताकड़ बेगू किसान आंदोलन से, बिल्कुल सही है। नानक जी भील देवलाल गुजर, नहीं, नानक भील बूंदी किसान आंदोलन से है। नानजी व ठाकरे पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन से। देवा गुजर और भवानी शंकर, नहीं, बिल्कुल नहीं। युग में सुमेलित है कौन सा आपका? रूपाजी कृपाजी। नानक जी भील और आपके देवलाल जी गुजर जो है ये बूंदी किसान आंदोलन से है। नानजी और ठाकरे पटेल आपके बिचौलिया किसान आंदोलन से, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं? चित्तौड़ किले के स्थित संविधेश्वर मंदिर, गोठ मंगलोद का दधिमती माता मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जगत का अंबिका मंदिर। बताओ देखें, बड़ा बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। गुर्जर प्रतिहार शैली के कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं? तो गुर्जर प्रतिहार शैली के कौन कौन से हैं? देखो देखो बताओ। चलिए, गोठ मांगलोद का दधिमती माता का मंदिर बिल्कुल गुर्जर प्रतिहार या महामरु की है। किराड़ू का सोमेश्वर है, जगत का अंबिका है। ठीक है, हाँ, तो इसमें 2 3 4 कहां पे? ये रहा 2 3 4। चलिए, अभी ये तीनों गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। ठीक है, समिधेश्वर मंदिर है, ये समाधीश्वर नहीं है। समिधेश्वर मंदिर जो है ये एक्चुअल में क्या है कि पुनर्निर्माण है। ये परमार शैली के मंदिर था, जिसको अपन कहते, पहले के नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था, जो परमार शैली का मंदिर था। प्रतिहार शैली का नहीं, परमार शैली का मंदिर था उस समय। और बात करें अगर अपन, तो इसका जो पुनर्निर्माण है, इसकी मरम्मत करवाई थी मोकल ने, और इसका नाम बदल करके समिधेश्वर मंदिर कर दिया था। आगे बात समझ में, मोकल ने इसका नाम बदल करके समिधेश्वर मंदिर कर दिया था। बाद में भी ये महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली जो है उसमें नहीं गिना जाता ये। ठीक है, हाँ, चलिए अगला देखते हैं। गोविंद गुरु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोविंद गुरु पर दयानंद सरस्वती का बहुत प्रभाव था। ठीक है, उनका जन्म 1854 में डूंगरपुर राज्य के बेदसा गांव में हुआ था। संप सभा की उन्होंने 1912 में की थी। गलत, वह बंजारा समुदाय से। ठीक है, सही कूट चुनिए, है ना। ये तो बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है।
और ये 4 बिल्कुल सही है। 1 2 4। संप सभा की स्थापना उन्होंने 1800 कब की थी? 83 में। संप सभा की स्थापना जो है उन्होंने 1883 में की थी। 1883-84 में की थी संप सभा की स्थापना। ठीक है, सही पूछे गए हैं। 1 2 और 3 बंजारा समुदाय से थे, बिल्कुल ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को अपनी दी गई सेवाओं के बदले जयपुर के महाराजा को इनाम दिया गया था, कोटपुतली परगना दिया था, सितार ए हिंद की उपाधि दी थी, सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। और राजा कौन थे जयपुर के? सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह जयपुर के राजा कौन थे? सवाई राम सिंह जी थे। उनको सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगना दिया था 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने पर। निम्न में से तत्वाद्य है? जंतर, जंतर है, रवाज है, भपंग है, तीनों ही है। 1 2 और 3। ठीक है, पढ़ा चुका हूं मैं तत्वाद्य यंत्र। राय सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए व नीचे दिए गए। राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 का मनसब प्राप्त था। हाँ बिल्कुल, राय सिंह को शुरुआत में अकबर ने 4000 का मनसब दिया था और जहांगीर ने इनको 5000 का मनसब दे दिया था। राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ये कूट में सही उत्तर सुनिए। 1 और 2 दोनों सत्य है। 1 व 2, ये 2 है ना यहाँ पर। 1 व 2 दोनों सत्य है। ये दोनों बातें सत्य है अभी। ठीक है, चलिए अभी अमर सिंह के खिलाफ में, ये जो मेवाड़ अभियान था ये किसके खिलाफ था? अमर सिंह के खिलाफ, अमर सिंह के विरुद्ध। ठीक है, हालांकि असफल अभियान था, हार गए थे लोग। हिस्ट्री, अब चलिए वो राजस्थानी कला व संस्कृति के क्वेश्चन थे। अब भारतीय इतिहास के क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? राजस्थान के पहले अमर शहीद, जिन्हें कहते हैं कि 1857 की क्रांति में फांसी दी गई थी, सेठ अमरचंद भाटिया। ग्वालियर के नगर सेठ थे। नगर सेठ कहां के? ग्वालियर के। राजस्थान के पहले शहीद माने जाते हैं। 1857 की क्रांति में पहले व्यक्ति हैं जिन्हें फांसी दी गई थी राजस्थान के, सेठ अमरचंद भाटिया। मूलतः कहां के थे ये? बीकानेर के थे। बीकानेर के। हमारे यहां से मारवाड़ी जाते ही है ना बिजनेस वगैरह करने के लिए, तो ये एमपी में चले गए थे, ग्वालियर चले गए थे, खूब पैसा कमाया। और सारा पैसा जो है इन्होंने किनको दिया? क्रांतिकारियों को दिया, तात्या टोपे को दिया, लक्ष्मीबाई को दिया। बढ़ाओ, तुम अपनी सेना इकट्ठी करो, हथियार खरीदो, अपना सारा धन दिया। अंग्रेज पकड़ लेते हैं इनको कि भाई साहब तुम ही दे रहे हो उनको पैसा, तुम ही है बोरा जी इनके, कुबेर धन तुम ही हो। उठा करके ले गए और फांसी दे दी अमरचंद भाटिया को। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में 1857 के क्रांति के पहले क्रांतिकारी बताइए जिन्हें फांसी दी गई थी, तो सेठ अमरचंद भाटिया का नाम याद कर लेना। ठीक है। मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद का निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? वो मिलता है हुमायूं के मकबरे में, हुमायूं टॉम्ब, दिल्ली। दिल्ली में दोहरे मकबरे, दो मकबरों में 2 गुंबद हैं उसमें। ठीक है। और एतमादुद्दौला का मकबरे में पहली बार पित्रा दुर्रा का प्रयोग, पहली बार पित्रा दुर्रा का प्रयोग हुआ था एतमादुद्दौला नूरजहां के पापा। ठीक है, तो पित्रा दुर्रा का प्रयोग एतमादुद्दौला का बहुत पूछा जाता है, ध्यान रख लेना इस बात का, है ना। चलिए, कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णदेव राय सुलुभ राजवंश के थे? नहीं, सुलुभ के नहीं थे, तुलुभ के थे, तुलुभ राजवंश के। ठीक है, पहला ही गलत है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से, बिल्कुल तेलुगु में उन्होंने क्या कविताएं लिखी है, क्या गजब उन्होंने विद्वानों को आश्रय दिया है, खुद बहुत गजब के साहित्यकार लेखक हुआ करते थे, इसलिए उनको आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य पूछा जा रहा है, तो केवल 2 सही है, पहला गलत है। सुलुभ राजवंश से नहीं थे, वो तुलुभ राजवंश से थे। मौर्य प्रशासन में जनगणना रिकॉर्ड रखने वाला अधिकारी कौन था? नागरिकों का रिकॉर्ड। जनगणना में कौन आते हैं? नागरिक। जनता आती है तो नागरिक रखेगा, नागरिक।
कौन रखेगा? नागरक रखेगा। निम्नलिखित में से जैन धर्म के प्रथम थेरा कौन थे? प्रथम थेरा का मतलब है कि उनके गणधर, उनके शिष्य महावीर स्वामी के 11 शिष्य हुआ करते थे। कितने शिष्य हुआ करते थे? 11 शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, उन 11 शिष्यों को गणधर कहा जाता है। महावीर के 11 शिष्य, महावीर के 11 शिष्य, उन्हें क्या कहा जाता है? गणधर, गणधर कहा जाता है। और जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी तब उनके 11 में से मात्र एक शिष्य ही जीवित थे और उनका नाम था आर्य सुधर्मा। क्या नाम था उनका? आर्य सुधर्मा। और आर्य सुधर्मा को अगर अपन बात करें, आर्य क्या? आचार्य सुधर्मा, ये है ना, ये आचार्य सुधर्मा है, आचार्य सुधर्मा, आचार्य सुधर्मा। थेरा का मतलब क्या होता है? थेरा का मतलब होता है उपदेशक। थेरा का मतलब होता है उपदेशक। महावीर स्वामी के बाद में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने उपदेश दिए थे? उनमें से जो 11 शिष्य थे, 11 गणधर थे महावीर स्वामी के, उनकी महावीर स्वामी की मृत्यु के टाइम पर 10 शिष्य पहले ही मर चुके थे। उनके एक शिष्य जीवित थे, कौन? आचार्य सुधर्मा। तो महावीर स्वामी के बाद में जो उपदेश दिए थे आचार्य सुधर्मा ने दिए थे, और उपदेश देने वाले को थेरा कहते हैं। तो ये प्रथम उपदेशक है महावीर स्वामी के बाद, आचार्य सुधर्मा, ध्यान रखना। ठीक है, निम्न में से कौन धार्मिक संत निपक धार्मिक आंदोलन का प्रवर्तक था? भैया दादू दयाल ने निपक आंदोलन चलाया। मैंने राजस्थान के संत व संप्रदाय पढ़ाए थे, उसमें दादू दयाल जी के बारे में ढंग से पढ़ाया था तुम्हारे को, है ना। निपक आंदोलन, दादू खोल, दादू पालका, अलख दरीबा, ये सब सारी चीजें बताई हुई है, यहां पर दोबारा बताने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, ढंग से लिखा हुआ है तुम्हारे को। राजस्थान का कबीर कहा जाता है उन्हें, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी षड्यंत्र मामले से जुड़ा नहीं था? रामप्रसाद बिस्मिल थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, अशफाक उल्लाह खान थे, भगत सिंह नहीं थे। ठीक है, जुड़ा नहीं था, यह पूछा गया है। भगत सिंह नहीं थे। आगे बात समझ में, भगत सिंह इस काकोरी कांड में नहीं थे। ठीक है, हाँ, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, है ना। काकोरी कांड क्या है? काकोरी के अंतर्गत क्या हुआ? ट्रेन के अंदर है वो डकैती कर दी गई थी। ठीक है, काकोरी के पास में एक ट्रेन से 8,000 रुपए लूट लिए थे, है ना। काकोरी के पास ट्रेन से 8,000 रुपए लूट लिए थे। ठीक है, चलिए भी, काकोरी के पास ट्रेन से 8,000 रुपए लूट लिए थे 9 अगस्त 1925 को, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, अशफाक उल्लाह खान थे, है ना, राजेंद्र नाथ लहरी थे। ठीक है, ये थे, और रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरी भी थे, राजेंद्र नाथ लहरी भी थे, ध्यान रखना। भगत सिंह जी नहीं थे भाई इसमें, है ना। यही तो पूछा है, कौन मामले से नहीं जुड़े थे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 17 फरवरी 1951 को किया था, कहाँ स्थित है? वो अभी है लखनऊ के अंदर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, है ना, औषधि अनुसंधान। ठीक है, ड्रग रिसर्च कहां पर है? लखनऊ में। सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। इसे क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद शुरू किया गया था। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन देने के लिए भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। अरुणा आसफ अली ने किया था कि बताओ देखें, उषा मेहता ने किया था? है सही उत्तर चुने, निम्नलिखित कथन पढ़ें। ठीक है, ये तो सही है साहब। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? बताओ देखें। 8 अगस्त 1942 को। कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। यह आंदोलन मुंबई के ग्वालिया टैंक से शुरू किया गया था। मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से शुरू किया गया था। यहां पर अगर अपन बात करें तो अरुणा आसफ अली की जगह आपको याद करना है कौन सी है? उषा मेहता। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था, अरुणा आसफ अली ने नहीं किया था। तो यहां पर एक सही है, दूसरा गलत है। सही तो पूछ रहा है वो, केवल एक सही है। ठीक है,
कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्न में से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे? असहयोग आंदोलन चोरा चोरी कांड होने पर अहिंसा हो गई थी। चोरा चोरी कांड में गांधी जी थे, उसमें गांधी जी बहुत बड़ी चीज थे भाई साहब। गांधी जी कहां थे उस समय? गांधी जी अपने गुजरात बैठे हुए थे बारदोली में। उन्होंने वहीं पर बुलाई कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक और कह दिया कि यह आंदोलन निरस्त है। तो बारदोली में, कहां पर बेटा? बारदोली में। चोरा चोरी कांड के कारण, चोरा चोरी कांड के बाद जो है ये असहयोग आंदोलन जो है क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, हाँ। और ये कब किया गया था ये भी याद रख लो, 12 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन जो है समाप्त करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए अभी, अच्छा ये भी हो गए इसके। अब अगला है अपना भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था व शासन प्रणाली, स्टेट पॉलिटी की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना, क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। पहला पढ़ो, देखें, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद, यानी कि आपके राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123 में। अच्छा, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161। ठीक है, सही है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति 165, बिल्कुल ठीक है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे 174 के तहत, ठीक है। एक बात याद रखना है कि राज्यपाल के अनुच्छेदों की शुरुआत जो है वो आर्टिकल 153 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 153। आपको कहीं दिख रहा है क्या जो 153 से पहले है? पहले में अनुच्छेद 123 है। 123 नहीं होगा, ये गलत है, सुमेलित नहीं है। ये अनुच्छेद जो आर्टिकल है ये 213 के तहत की बात है। 213 के तहत जो है अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है शांति काल में। अध्यादेश मैंने बताया था आपको कि अध्यादेश क्या होता है कि साहब मानव कल्याण या जन कल्याण के मामले को लेकर के, मान लीजिए कोई कानून बनाना है तुरंत और विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल को 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत ये अधिकार मिलता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश एक तरह का नियम है, एक तरह का कानून है जो मैक्स टू मैक्स 6 महीने तक आपका क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। आगे बात समझ में? प्रभावी रहेगा। इसके अलावा आप जब अगर वो स्टार्ट हो जाए उसका सत्र, विधानसभा का सत्र शुरू होने के 42 दिन के तक जो क्या है प्रभावी रहता है। 42 यानी 7 चौक 42, 4 सप्ताह। 7 चौक 42 यानी 4 सप्ताह, यानी मोटा मोटा 1 महीने, यानी कि विधानसभा सत्र शुरू होने के 1 महीने तक, या फिर विधानसभा सत्र शुरू नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम आपके 6 महीने तक वो अध्यादेश क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, तो पहला आंसर, पहला सुमेलित नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला ही गलत है, कथन सही नहीं पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है पहला ही गलत है। राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से 1/4 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है ना। और राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की अवधि तक, कौन सा कथन सही है? अच्छा, ये भी गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण किया हो। आप समाज सेवा के व्यक्ति को भी ले सकते हैं इसमें। आरपीएससी के सदस्य समाज सेवा और अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, जरूरी नहीं है कि सरकार के अधीन रहे हों। ठीक है, तो ये भी गलत है, कथन सही है पूछ रहा है ना। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर नहीं, त्याग पत्र राज्यपाल को देता है, राज्यपाल को देता है। ठीक है, तो आंसर होगा बिल्कुल ये सही, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु, ये इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। तो ये तो पूछा है राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इसका सी, कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। ठीक है, चलिए भी 3 कथन गलत है, तीसरा सही है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
राज्य मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त उच्च शक्ति प्राप्त मानवाधिकार निगरानी निकाय है। ठीक है, निगरानी निकाय है जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से अपना अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, और अगर आगे बात करें, इसकी स्वायत्तता, इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की विधि उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में निहित है। एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। बताओ देखे क्या पूछा है, निम्न में कहते हैं सही विकल्प सुनिए, सही कथन कौन कौन से हैं इसमें, बताओ देखे। राज्य मानवाधिकार आयोग के स्वायत्त अधिनियम 1993 से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, सही तो पूछ रहे ना, सही विकल्प कौन से हैं। ठीक है, इसकी स्वायत्तता, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की विधि उनके, तो ठीक है, ये भी ठीक है, कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में नहीं, तो ठीक है। कथन थर्ड है एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता। प्रतिष्ठित विधिवेत्ता का मतलब यह हो गया कि कोई भी विधि का जानकार, वकील भी हो सकता है जी नहीं, मानवाधिकार अध्यक्ष जो होता है, मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है आपके हाई कोर्ट का। ठीक है, किसका, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन से में, सेवा में या सेवानिवृत्त, सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो, दोनों हो सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। एक मेन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपको मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बनने की, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, चाहे वो रिटायर्ड हो या अभी काम कर रहा हो, उसको भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो सही विकल्प कौन कौन से, तो ये कथन 3 गलत है, 1 व 2, 1 व 2 ये फर्स्ट ये आंसर होगा इसका, 1 व 2 सत्य। राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिलवाता है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं दिलाता, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को दिलाता है, राज्य के मंत्री को दिलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें, दूसरा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनकी शपथ का कोई प्रावधान ही नहीं है, ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको, शपथ का प्रावधान ही नहीं। शपथ का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की शपथ का प्रावधान ही नहीं है। शपथ का प्रावधान संविधान में है ही नहीं। जो चुने हुए सदस्य हैं उन्हीं में से बना दिया जाता है, उसको शपथ नहीं दिलाई जाती, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को राज्यपाल जो शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि ये शपथ लेते ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है, जैसा कि इसके प्रतीक चिन्ह में उल्लिखित है? प्रतीक चिन्ह देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, सत्य से जयोस्तु, सत्य से जयोस्तु इसके लिखा हुआ है, किस पर, लोगों पर। ठीक है, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 52 में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, कथन सही नहीं है पूछ रहा है ना, कथन सही नहीं है, तो ये कथन तो सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था, गलत। ये 1971 की जनगणना के बाद में कोई चेंज नहीं हुआ। 1971 की जनगणना के बाद में जो सीटें फिक्स हुई थी, हमारे यहाँ पर संख्या फिक्स हुई थी निर्वाचन क्षेत्रों की, वो वर्तमान संख्या 200 है ना, ये 1971 के बाद में फिक्स की गई थी। 2001 के बाद के अंदर भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आए थे। ठीक है, तो निर्धारण 2001 में नहीं हुआ था, 1971 में हुआ था, तो ये गलत हो गया, अपने कथन सही नहीं है, ये तो पूछ रहा है। तीसरा भी देख लेते हैं, 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा, बिल्कुल ये सही है, 200 ही रहेंगे, बाद में परिसीमन होगा। और जो आपकी रिजर्व जो संख्याएं हैं, यानी कि लगभग 34 रिजर्व सीटें हैं अपने राजस्थान में, उनमें भी बदलाव होंगे 2026 के बाद। जो है ये जो 34 संख्या दी गई है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो भी आरक्षित सीटें, जिसमें से अगर अपन बात करें तो एससी के लिए जो आरक्षित 34 सीटें एससी के लिए, उनमें भी बदलाव होंगे 2026 में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें, सेकंड आंसर होगा, ये कथन सही नहीं है।
106 में संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया, जो नए नए संविधान संशोधन हो रहे हैं ना उनको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। 2023 के नंबर में लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं की सभी सीटों में 1 से 1/3 सीटें आरक्षित करता है, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल है, ठीक है। और सही कथन पूछ रहा है नहीं, अधिनियम के लागू होने के बाद आयोजित जनगणना के प्रकाशन के बाद में, ठीक है, किया जाएगा, ये भी सही बात है। आगे क्या पूछ रहा है ये, आरक्षण की अवधि 20 वर्ष के लिए तय की गई है, जिसमें संसदीय अनुमोदन के आधार पर विस्तार विकल्प है। 20 वर्ष के लिए नहीं, 15 वर्ष। तो आपका ये कथन गलत हो जाता है, ए और बी सही है, सी कथन गलत है। तो यहां पर कौन सा सही पूछ रहा है, ए व बी आंसर सही है, ठीक है। 15 वर्ष के लिए आरक्षण की अवधि 15 वर्ष के लिए तय की गई है, 20 वर्ष के लिए नहीं तय की गई, ठीक। जन सूचना पोर्टल के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन पूछ रहे हैं ये, गलत कथन पे पहले अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन में पहले अंडरलाइन कर लेना। यह वार्ड पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने वाला पहला पोर्टल है। अच्छा, इस पर जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इससे जानकारी प्राप्त करने के लिए SSO ID की आवश्यकता होती है। भाई ये पहला पोर्टल है, ये तो पता है साहब, जन सूचना पोर्टल, ठीक है। इस पर जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, बिल्कुल सही है। इससे जानकारी प्राप्त करने के लिए SSO ID की आवश्यकता नहीं होती है, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, SSO ID की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, कोई आवश्यक नहीं है SSO ID की। यह RTI अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का एक प्रयास है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गलत कथन को पूछ रहा है, तो इसमें SSO की ID की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली जो है आप गूगल पे डाल करके जन सूचना पोर्टल से जानकारी ले सकते हो। SSO ID के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके वो याद करने पड़ेंगे, है ना, क्या कहते हैं, पासवर्ड याद करने पड़ेंगे, आपको आपकी आईडी याद रखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन आईडी याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा कोई टंटा नहीं है, आप सीधा जन सूचना पोर्टल पर जाइए, जो भी आपको सूचना लेनी है वो मिल जाएगी। यहाँ पर आपको SSO ID की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 दी गई धन विधेयक की परिभाषा में शामिल है, नहीं है, बताओ देखिए कौन सा नहीं है। विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियम का उपबंध करता है, ठीक है। धन विधेयक के बारे में पूछ रहा है, शामिल नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। वैसे धन विधेयक जो है विधानसभा में ही पेश किया जाता है, इधर लोकसभा में पेश किया जाता है, ध्यान रखना इस बात का। धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कौन करेगा, या तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, इधर विधानसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियमन का उपबंध करता है, ठीक है। विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता है, या विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों, विधेयक संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता है, ठीक है। विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। जब पहला अपने राज्य सरकार के लिए पढ़ लिया है तो ये स्थानीय प्राधिकारी और निकाय ये नहीं हो सकता। धन विधेयक यार कोई स्थानीय प्राधिकारी, एक सिंपल अधिकारी के लिए या कोई स्थानीय निकाय, कोई नगर पालिका के लिए धन विधेयक थोड़ी लाएंगे, राज्य सरकार लेवल पर लाया जाता है। राज्य सरकार को जरूरत होती है उनके कर के अधिरोपण की, उत्साधन के, परिहार की, परिवर्तन या विनियमन की, इनका उपबंध करता है धन विधेयक। किसी अधिकारी प्राधिकारी की या फिर किसी नगर पालिका, नगर परिषद के लिए थोड़ी करेगा। तो आंसर ये इसका परिभाषा में शामिल नहीं है, तो चौथा शामिल नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा ये फोर्थ इसका आंसर। चलिए, है ना, ये थोड़ा तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओ इसलिए हटा देते हैं। आंसर क्या होगा इसका, ये फोर्थ। कौन सा कथन भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों की व्याख्या करता है? वे लक्ष्य जिन्हें हमें व्यक्तिगत रूप से अपनाना चाहिए, कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होने चाहिए, सिद्धांतों की व्याख्या करता है। वे लक्ष्य जो हमें व्यक्तिगत रूप से अपनाने चाहिए, नहीं, कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होने चाहिए, ये सही है। वे उद्देश्य जिन्हें हमें व्यक्तिगत रूप से अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए, नहीं। नीति निर्देशक तत्वों का ये कोई खास परिभाषा नहीं है, व्याख्या नहीं करता। सरकार की अनिवार्य नीतियां, नहीं, कोई अनिवार्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व मानने के लिए अपने को बाध्य नहीं किया जा सकता,
ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड। व्याख्या करता है कौन सा? कि कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होने चाहिए वो नीति निर्देशक तत्वों के तहत। ठीक है, चलिए भाई ये भी हो गया। अच्छा, हो गए कंप्लीट सारे क्वेश्चन? चलो भाई, ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए भाई, आपके ये सॉल्यूशन हो चुके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस टेस्ट डिस्कशन सत्र में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद इसके माध्यम से आप लोगों से मिलने का अवसर मिला है और टेस्ट के साथ साथ आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुके हैं। तो टेस्ट डिस्कशन में हम जिन जिन बारीकी पर ध्यान रखेंगे, जिन जिन छोटे चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, प्रश्न को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से ऑप्शन को ध्यान में रखना है, और एग्ज़ामिनेशन हॉल में सबसे मायने रखता है कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। तो इस सब पर तो हम थोड़ा सा लास्ट में जब इसका टेस्ट डिस्कशन कर लेंगे तब आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आपने अच्छी तैयारी की है और अच्छी तैयारी की है, बिल्कुल जोश के साथ जाना है, जुनून के साथ जाना है, निसंदेह आपका रिजल्ट होगा। तो आइए हम इस टेस्ट डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम लोग जैसे हमने आपको सिलेबस में ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड पढ़ाया था, प्लस एनवायरनमेंट पढ़ाया था, तो उन्हीं सेक्शन का जो क्वेश्चन होगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे 27 से लेके 36 नंबर तक क्वेश्चन है इसमें, और दो क्वेश्चन जो वर्ल्ड या इंडिया आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का है वो हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो आइए हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी से है कि भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार में विभाजित करते हैं। आपको याद होगा जब हम पेनिनसुलर प्लेट पढ़ रहे थे तो सभी प्लेटों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो उसमें से हमने देखा था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उस प्रायद्वीपीय भारत में जो खासकर जिसको हम सिंपल वे में आंध्रा का प्लेट्यू कहते हैं, तो आंध्र प्लेट्यू जो है इस नदी के द्वारा दो भागों में बटा हुआ है। यहाँ से हम आ जाएंगे तो ये गोदावरी है और ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के उत्तर का जो पार्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तेलंगाना पठार के नाम से जानते हैं। और कृष्णा नदी के दक्षिण का जो ये भूखंड है हम इसे क्या कहते हैं? रायलसीमा पठार के नाम से जानते हैं। तो इस ऑप्शन में हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? कृष्णा नदी होगा। इसके अलावा जैसे ऑप्शन में महानदी दिया हुआ है, गोदावरी है, कावेरी है, तो थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में भी जानकारी रखनी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में ये है और हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है कि रिवर सिस्टम पर किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। और यहीं पर जो है सो चूँकि जो अ, उत्तर में जो तेलंगाना पठार है और दक्षिण में जो रायलसीमा पठार, तो रायलसीमा पठार जो एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सूखे की समस्या को कम करने के लिए नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि गोदावरी और कृष्णा को आपस में जोड़ा गया है। इसके लिए पोलवारम नहर का निर्माण किया गया है और पोलवारम नहर का निर्माण पट्टी सीमा क्षेत्र के पास किया गया है, जिससे गोदावरी का अतिरिक्त जल कृष्णा में आ रहा है और कृष्णा के माध्यम से वो जल जो है तो रायलसीमा पठार के क्षेत्रों की ओर जा रहा है। तो 27 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 3 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की चोटियों को निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि साउथ से हिमालयन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ना, नॉर्मली जब हम हिमालय रेंज को अरेंज करते हैं तो हम उत्तर से दक्षिण की ओर ध्यान में रखते हैं और कई बार इस तरह के मिस्टेक में ऐसे हल्के प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। आरपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये पूछा किधर से गया है? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो हम लोगों ने जब इंडियन ज्योग्राफी का क्लास किया था तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि अगर हम ट्रांस हिमालय और हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को शामिल कर लेंगे तो सबसे उत्तर में कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में कौन सा है? लद्दाख रेंज। लद्दाख के दक्षिण में कौन सा है? जास्कर। और जास्कर के भी दक्षिण में कौन सा है? पीर पांचाल। तो हमें इसमें दक्षिण से उत्तर चलना है, तो सबसे पहले कौन सा होगा? पीर पांचाल। देखो आपके ऑप्शन में इसमें भी पीर पांचाल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो पीर पांचाल हमें एक 4 में मिल रहा है। फिर उत्तर जा रहे हैं तो जास्कर, जास्कर है, फिर उत्तर जा रहे हैं तो लद्दाख, लद्दाख है, और फिर उत्तर जा रहे हैं तो काराकोरम रेंज है।
तो इस प्रश्न में जो हमारा 28 में आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा हुआ है। तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और ट्रांस हिमालय। यहीं पर इस प्रश्न को बहुत ही बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है कि आप मिस्टेक ना करें। छोटे छोटे मिस्टेक अगर हम करते हैं और उसमें अगर आसान प्रश्न हम गलत कर लेते हैं तो फिर थोड़ा सा रिजल्ट के लिए टफनेस हम पैदा कर लेते हैं। इसको ध्यान में रखना है कि यह प्रश्न क्या पूछा है, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल नीनो से संबंधित नहीं है। देखिए, जैसे ही प्रश्न में आपको मिले सत्य क्या है, असत्य क्या है, नहीं है, इसको पहले आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या सर्किल कर लीजिएगा, ताकि उस पर आपका ध्यान क्या रहेगा, आकर्षित रहेगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल नीनो से संबंधित नहीं है। यह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, ये सही है। हम लोग पढ़े हैं कि प्रायः एल नीनो के आने से दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर पड़ता है और भारत में सूखे की स्थिति बनती है, तो ये तो सही है। यह एक संकीर्ण गर्म महासागरीय धारा है, बिल्कुल सही है। हम लोग पढ़े हैं कि दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के पास ये सीजनली 3 से 7 सालों के पास जो है सो उत्पन्न होता है। यह चक्रवाती मौसम को जन्म देता है। आगे देखते हैं, यह कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पास चलती है। तो चौथा भी सही है, यानी कि इसमें ये सही है, ये सही है, ये सही है। जहाँ तक अल नीनो का सवाल है, तो अल नीनो जो है सो वैश्विक स्तर पर मौसम और जलवायु को जरूर प्रभावित करता है, लेकिन अल नीनो वायुदाब को प्रभावित करता है। वायुदाब को प्रभावित करने के कारण पवन तंत्र प्रभावित होता है। पवन तंत्र प्रभावित होने के कारण आर्द्रता और वर्षण प्रणाली प्रभावित होती है। तो इसके कारण जो है सो पवन प्रणाली में, आर्द्रता में, वर्षण में और वायुदाब प्रणाली में जो है सो परिवर्तन आता है और इसका वैश्विक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जहाँ तक एल नीनो का चक्रवाती मौसम से संबंध है, तो प्रत्यक्षतः एल नीनो का कोई चक्रवातीय मौसम से संबंध नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें सही नहीं पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा कि एल नीनो जो है चक्रवाती मौसम सिस्टम को जन्म नहीं देता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके बनने के लिए हालांकि गर्म सागर की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका हम प्रत्यक्ष रिलेशन चक्रवातों से जोड़कर नहीं देखते। हालांकि एल्लोनी मोडोकी सबका कुछ संबंध जरूर बनता है, लेकिन डायरेक्टली हम जो है इससे जोड़कर नहीं देखते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 29 का, तो 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी तीसरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि मयूरभंज लौह अयस्क खादान किस राज्य में स्थित है। हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जो लौह अयस्क है भारत में उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर धारवार क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और भारत में जो धारवार क्रम की चट्टानें हैं एक कॉरिडोर में पाई जाती है, जो कर्नाटक में है, गोवा में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है और उड़ीसा में है। तो यहाँ पर जो मयूरभंज लौह अयस्क का क्षेत्र है, हम जानते हैं कि झारखंड में जो लौह अयस्क का क्षेत्र है वो है गुआ और नोवामुंडी करके है, गुआ और नोवामुंडी। तो ये हमने देखा है, पढ़ा है, इसलिए झारखंड नहीं होगा। ये जो मयूरभंज है ये उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर जो माइनिंग होती है वो बेसिकली कॉमर्शियल स्तर की माइनिंग है, जहाँ से लॉयक्स की प्राप्ति होती है और निकट के लौह इस्पात उद्योगों को यहाँ से लॉयक्स को भेजा जाता है। तो 30वें नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा कि जो मयूरभंज है वो कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा कि निम्नलिखित में से गलत जोड़ा, यानी कि कौन सा युग्म सुमेलित स्थानांतरित कृषि से संबंधित देश की पहचान करें। गलत जोड़े को पहचान करना है। तो हम लोग जब इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक झूमिंग कृषि, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत झूमिंग कृषि के बारे में पढ़ाया था। यह एक प्रकार का ट्राइबल एग्रीकल्चर है जिसमें खेत तैयार करने के लिए जनजातियों के द्वारा क्या किए जाते हैं, वृक्ष को काटे जाते हैं या जलाए जाते हैं, फिर खेत तैयार किए जाते हैं। 3-4 सालों तक उस भूमि पर खेती करते हैं और फिर उस भूमि को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं।
तो इस तरीके से जो स्थान बदल बदल कर खेती करने की प्रणाली है, इसी को हम क्या कहते हैं, झूम कृषि, शिफ्टिंग कृषि या कल्टीवेशन, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो कहते हैं। भारत में भी होता है और विश्व स्तर पर खासकर ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पर इस कृषि की प्रमुखता हमें देखने को मिलती है। तो आइए इसमें देखते हैं कहाँ पर क्या है। तो झूमिंग कृषि भारत में सही है। भारत के पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में से झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न में देखेंगे, हमें गलत निकालना है। जहाँ तक तमराई है, तो तमराई जो झूमिंग कृषि का रूप है, तमराई जो है झूमिंग कृषि कहाँ कहते हैं हम, तो इसको थाईलैंड में झूमिंग कृषि को तमराई कहा जाता है। जहाँ तक वेनेजुएला का संबंध है, तो वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है। वेनेजुएला में झूमिंग कृषि को हम क्या कहते हैं, कोनुको कहते हैं। तो वेनेजुएला में कोनुको, थाईलैंड में इसको तमराई कहते हैं। तो मिल्पा मैक्सिको, लदांग इंडोनेशिया सही है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर जो है हमारा आंसर है। क्योंकि तमराई जो झूमिंग कृषि है वो कहाँ पर है, थाईलैंड में है। और वेनेजुएला में जो झूमिंग कृषि की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कोनुको कहते हैं। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है। ब्राज़ील में हम इसको रोका कहते हैं। तो हमने पूरा कवर कराया है आपका। तो उसको, नोट्स को जितना आपने रिवाइज किया होगा उतना आप एग्ज़ाम में बेनिफिट उठाएंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, उसका आंसर क्या है, नंबर 2 है, यानी कि बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्बे नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल डिस्चार्ज करती है, इन विच डू रिवर एल्बे एंड रिवर राइन ड्रेन द वाटर, यानी कि इसमें से किस सागर में अपना जल डिस्चार्ज करती है। तो हम लोग जब यूरोप की नदी को पढ़ रहे थे या अफ्रीका सब की नदियों को पढ़ रहे थे, तो हमने सभी नदियों का जो है उसको कवर किया था। तो राइन नदी जो है उत्तरी सागर में गिरती है। ये तो हमने आपको पढ़ाया था कि राइन जो है ये बेसिकली उत्तरी सागर में जल डिस्चार्ज करती है। और जो है सो अब जर्मनी और फ्रांस के बीच जो भ्रंश घाटी है, खासकर जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और जो फ्रांस का वाजेस माउंटेन है उसके बीच से होकर ये उत्तरी सागर की ओर प्रवाहित होती है। तो एल्बे नदी और जो राइन नदी है, इन दोनों नदियों का जो मुहाना है वो कहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एल्बे जो है वो मध्य यूरोप की नदी है और राइन जो है थोड़ा सा पश्चिम यूरोप की नदी हो जाएगी। तो ये दोनों नदियाँ जो है सो कहाँ पर अपना जल डिस्चार्ज करती है, नॉर्थ सी में अपना जल डिस्चार्ज करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 32 नंबर का उत्तरी सागर हो जाएगा, 32 नंबर का उत्तरी सागर। और यूरोप की बहुत सारी नदियां भूमध्य सागर में भी गिरती है। जैसे फ्रांस की एक रोन नदी है वो भूमध्य सागर में गिरती है। एड्रियाटिक सी में कुछ नदियां गिरती है और काला सागर में तो कई सारी नदियां गिरती है। तो यूरोप की नदियों को पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, खासकर जो काला सागर में आ रही है, जो उत्तरी सागर में गिर रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि वो जो एरिया है विगत कुछ सालों से जियोपॉलिटिकल, जो स्ट्रेटजिकली जो है सो तनाव के दौर से गुजर रहा है, रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण और प्लस मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के कारण। तो अगर मैप बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएगा तो इसी क्षेत्र से पूछे जाने की संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुग्म सुमेलित नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें है, एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है और दूसरी तरफ देश है। राजस्थान पीसीएस में इस टॉपिक से हर एक साल एक क्वेश्चन फिक्स है। तो आपको जो क्लास में कराया गया है वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल रीजन, उसको अच्छे से इंडिया वाला करके जाना है। तो रूर जो है जर्मनी में है, सही है, जर्मनी में यह क्षेत्र है। और यह क्षेत्र जो है सो लोहा और कोयले के कारण प्रसिद्ध है और इसके कारण इस क्षेत्र के आसपास जो है तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है। लौह इस्पात उद्योग सबका विकास यहाँ पर हुआ है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश जो औद्योगिक प्रदेश है ये यूनाइटेड किंगडम में ना होकर यूएसए का है ये। तो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का, चूँकि नाम इसमें न्यू इंग्लैंड है तो इससे हमें कभी कभी भ्रम होता है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि जो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है वो कहाँ पर है, यूएसए में। यूएसए में या कुछ क्षेत्रों को जैसे मैसाचुसेट्स है, रोड आइलैंड है और कनेक्टिकट है,
इन 3 स्टेट से होकर ये जो औद्योगिक रीजन है जाता है। और बेसिकली ये जो औद्योगिक क्षेत्र है वस्त्र उद्योग और मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो जैसे औद्योगिक प्रदेश है और किस देश में अवस्थित है ये, और दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि कोई औद्योगिक प्रदेश किस उद्योग के लिए वर्ल्ड स्तर पर फेमस है। जैसे दक्षिण न्यू इंग्लैंड प्रदेश जो हमने कहा कि वस्त्र और मशीन उद्योग के लिए फेमस है। तो रूर सही है ये। अगर पो घाटी इटली में है, सही है। क्वांटो मैदान जापान का है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि दक्षिणी न्यू इंग्लैंड जो है वो कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम में ना होकर यूएसए का क्या है, ये एक औद्योगिक प्रदेश है। तो जो 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागोनिया रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश को कवर करता है। तो अगर हम दक्षिण अमेरिका के मानचित्र पर चलेंगे तो पेंटागोनिया मरुस्थल जो है, यहाँ पर हमें 2 मरुस्थल मिलता है, एक पेंटागोनिया का और एक अटाकामा का। तो यहाँ पर जो है ये मरुस्थल हमें देखने को मिलता है। ये मरुस्थल यहाँ पर है, पेंटागोनिया का मरुस्थल यहाँ पर, ये पेंटागोनिया का मरुस्थल है। तो पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है वो बेसिकली मूल रूप से तो अर्जेंटीना में है, लेकिन कुछ इसका विस्तार चिली में भी है। तो इसका विस्तार जो है वो कहाँ पर है, तो थोड़ा बहुत विस्तार, जैसे हमने कहा कि 34वें नंबर क्वेश्चन का, कि मूल अर्जेंटीना में, लेकिन कुछ विस्तार जो है इसका चिली में है। तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो मरुस्थल है यहाँ पर एंडीज माउंटेन है। ये कौन सा पर्वत है, एंडीज। और एंडीज के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, जिसको हम कहते हैं पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये पेंटागोनिया जो है तो एंडीज के वृष्टि छाया क्षेत्र में है और 2 देशों में है। मूल रूप से अगर आपको एग्जाम में एक देश चयन करना हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन में इस तरीके से है कि केवल आपको एक देश चयन करना है तो आप अर्जेंटीना चूज करेंगे, और अगर 2 देश है तो फिर अर्जेंटीना के साथ साथ क्या हो जाएगा, कुछ हिस्सा इसका चिली में भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिस्सा आ जाएगा। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, केवल 1 और केवल 3 है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 34 नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। ये जो मरुस्थल है, कुछ इसके बारे में फैक्ट और भी ध्यान रखना है कि जो पेंटागोनिया मरुस्थल है ये उच्च अक्षांश में है, एक प्रकार से शीत मरुस्थल का उदाहरण है, और महाद्वीप के पूर्वी भागों में, जैसे आप देखेंगे तो ये महाद्वीप का पूर्वी भाग है, और यहाँ पर महासागर की एक ठंडी जलधारा भी प्रवाहित होती है। उस ठंडी जलधारा का नाम है फॉकलैंड की धारा। क्या कहते हैं हम इसे, फॉकलैंड की धारा। तो अगर पूछ बैठे कि पेंटागोनिया मरुस्थल के निर्माण में किस ठंडी जलधारा का योगदान है, तो उसका नाम होगा फॉकलैंड की ठंडी धारा। महाद्वीप के किस भाग में है, पूर्वी भाग में। किस प्रकार का मरुस्थल है, शीत मरुस्थल। किस अक्षांश में अवस्थित है, उच्च अक्षांश में है। किन देशों में है, तो मूल रूप से अर्जेंटीना, और अगर 2 देश होगा तो अर्जेंटीना और प्लस जो हम चिली देखा है वो पेरू यहाँ पर है। और चिली पेरू में यहाँ पर जो मरुस्थल है उसको हम क्या कहते हैं, अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। तो चिली और पेरू में जो मरुस्थल है उसे हम क्या कहते हैं, अटाकामा। हमारे प्रश्न में क्या है, पेंटागोनिया रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसको कवर करता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो हमारा जो आंसर हो गया 34 नंबर का, वो क्या हो गया आपका, तीसरा नंबर हो गया, 34 का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य का सही क्रम क्या है, अवरोही क्रम में। अब देखो, अगर आपको एग्जाम में कभी अवरोही और आरोही में कंफ्यूजन हो तो आप इंग्लिश वर्ड उसका ज़रूर देख लीजिएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग, क्योंकि ये थोड़ा सरल है समझना कि असेंडिंग का क्या अर्थ है, डिसेंडिंग का क्या अर्थ है। लेकिन अगर हिंदी से, क्योंकि कमीशन का भी इंस्ट्रक्शन रहता है कि हिंदी में अगर कहीं पर अर्थ क्लियर नहीं हो रहा आपको तो आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको घटते हुए क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का तो उत्तर हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन मूल बातें क्या है कि ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है यहाँ से क्वेश्चन आने की इस बार संभावना बनती है।
क्योंकि नया फॉरेस्ट रिपोर्ट है, हालांकि इसके बहुत दिन नहीं हुए आने के, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर आप एक बार सरसरी तौर पर इस फॉरेस्ट रिपोर्ट को देख लीजिएगा कि क्या क्या इसमें नया, कुल वन क्षेत्र कितना है, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वन और वृक्ष क्षेत्र कितना हुआ, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, भारत में टोटल वन क्षेत्र कितना है, वृक्ष को इंक्लूड करेंगे तो वो कितना है, किन राज्यों में वन और वृक्ष क्षेत्र में वृद्धि हुई है, किन राज्यों में कमी आई है। तो एक जो ये डाटा है, यहाँ से डेटाबेस क्वेश्चन आने की संभावना है। फिलहाल जो इस प्रश्न में है कि वृद्धि दर्शाने वाले 4 राज्य, तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो इस वन रिपोर्ट के अनुसार आप जाएंगे तो जो छत्तीसगढ़ है, प्रश्न में सर्वाधिक वन की बात नहीं हो रही है, आप ये ध्यान रखेंगे कि वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद यूपी है, यूपी के बाद जो वृद्धि हुई है वो उड़ीसा में हुई है, और उड़ीसा के बाद चौथे स्थान पर अपना राजस्थान है। तो ये तो अपने लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ धीरे धीरे नेचुरल जो वेजिटेशन का एरिया है उस क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस वन रिपोर्ट में अगर राजस्थान के बारे में स्पेशल दिया है तो वो भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट्स में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, कहाँ कम है, किस डिस्ट्रिक्ट में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट में वन क्षेत्र में कमी हुई है। इस तरीके के प्रश्न राजस्थान से लेकर भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको अवेयर रहना है। तो जो क्रम हो जाएगा, सबसे पहले छत्तीसगढ़ है तो 1 और 4 में, फिर उत्तर प्रदेश उड़ीसा, यानी हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो अपना राजस्थान भी इसमें शामिल है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो 35 नंबर प्रश्न जो है उसका उत्तर हमारा क्या है, ये है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि इस टॉपिक को, जो वन रिपोर्ट है, उसको कवर कर लेने की ज़रूरत है। अगर आपके पास 1 घंटे समय बचेगा तो 1 घंटे में इस टॉपिक को आराम से पढ़ के नोट्स बनाए जा सकते हैं और एक बार इसको देखा जा सकता है। हालांकि बहुत दिन हुए नहीं इसका आए हुए, तो क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं अगर आरपीएससी ने पहले क्वेश्चन बना लिया होगा तब तो नहीं आएगा, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद अगर क्वेश्चन पेपर बना होगा तो 100% संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए कोड का प्रयोग करें। एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व है और राज्य है, तो भारत में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, हम लोग जानते हैं कि यूनेस्को के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसे हम मानव और जीव मंडल कार्यक्रम कहते हैं। उसी मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत यूनेस्को के द्वारा ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट लाया गया। भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में 18 हैं, इनमें से कई बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनको यूनेस्को के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 3 तरीके हो सकते हैं, एक तो जो आपके सामने स्क्रीन पर है वो कि बायोस्फीयर रिजर्व और किस राज्य में है। दूसरा यहाँ से फ्रेम प्रश्न हो सकता है कि 18 जो भारत के बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें से किस किस को यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल कर लिया है, यानी कि उस 18 में से कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको चूज करना हो सकता है कि किसको यूनेस्को ने लिस्ट किया है और किसको यूनेस्को ने लिस्ट नहीं किया है। और तीसरा, जिसकी संभावना कम है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ स्तर का प्रश्न है, कि भारत में प्रत्येक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहाँ की जलवायु दशा, वहाँ की वनस्पति, वहाँ पर पाए जाने वाले वन्य प्राणी को लेकर प्रायः क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यूपीएससी स्टैंडर्ड का हो जाता है, थोड़ा सा टफ है, बट क्वेश्चन के लिए आपको मेंटली तैयार रहना है इस टॉपिक से। तो जो पंचमढ़ी है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है भारत के मध्य प्रदेश में है। नौकरेक जो है वो मेघालय में है। अगस्त मलाई जो है वो केरल में है। और मानस जो है वो क्या हो जाएगा, असम में हो जाएगा। तो पहले के साथ कौन सा मैच किया, पंचमढ़ी महादेव पहाड़ी में है दूसरे नंबर, तो देखिए पहले और दूसरे में है। नौकरेक कहाँ है, मेघालय में, तो 4 है। फिर अगस्त मलाई केरल में, और फिर मानस, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टॉपिक से बिल्कुल अवेयर रहने की ज़रूरत है कि 36वें नंबर जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिज़ाइन किए जा सकते हैं।
तो इसको ध्यान में रखेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि इस पैटर्न पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो उस पैटर्न को भी थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। कई बार पैटर्न अगर पता हो तो क्वेश्चन को पिक करने में बड़ी आसानी हो जाती है, तो इसलिए पैटर्न को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि 129वां नंबर कि 2035 तक विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए कोप 29 में जलवायु वित्त का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ से इस मतलब कि कोप 29 से आपसे एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में फिक्स है। तो वो जलवायु वित्त का मुद्दा पूछे या कहाँ हुआ था वो पूछे, या इस सम्मेलन में और जो डिक्लेरेशन हुए हैं उन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें पता है कि जो कोप कॉन्फ्रेंस होता है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो कोप कॉन्फ्रेंस UNFCCC के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी संस्था है और इसी के द्वारा कोप कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया जाता है। अभी जो 29वां कोप सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो अज़रबैजान का शहर है बाकू, अज़रबैजान। तो अज़रबैजान के बाकू में हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। 90% चांसेज है इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना कि कहाँ हुआ है। तो अज़रबैजान के बाकू में हुआ है। इसमें कई सारे डिक्लेरेशन किए गए, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन कि जलवायु वित्त को लेकर जो टारगेट था, हालांकि भारत ने इस जलवायु वित्त के मुद्दे का विरोध किया क्योंकि भारत के उम्मीदों के विपरीत था, लेकिन इस सम्मेलन में जो जलवायु वित्त का मुद्दा है वो जो कवर किया गया है वो है आपका 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष का है। 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष का है। इसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत। ये देखिए, एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जो कोप सम्मेलन है इसमें इस तरह के कोर्स कई तरीके के हैं। एक लॉस एंड डैमेज कोर्स है जो शर्म अल शेख में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें आया था। इसके अलावा एक ग्रीन क्लाइमेट फंड का कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग है। ये जो जलवायु वित्त का है जो 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर इस बार निर्धारित किया गया है वो है। इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा इस सम्मेलन में जो है सो और कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा हुई जिस पर कुछ पर सहमति बनी। तो इसमें एक है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच एक जो मुद्दा है वो कार्बन बाजार का मुद्दा है, तो कार्बन बाजार को लेकर समझौता हुआ। दूसरा, कुछ देशों ने मिलकर मीथेन उत्सर्जन में कटौती लाने का प्रस्ताव पेश किया, क्योंकि मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है और एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, यानी कार्बन के तुलना में उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी पर इसमें चर्चा हुई कि किस तरीके से विश्व को ग्रीन एनर्जी की ओर ले जाया जाए। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुआ और साथ ही साथ यह इसमें कहा गया कि जो है कि सभी के रहने योग्य इस ग्रह को बनाना है, तो हमें इसमें निवेश जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, जलवायु शमन के क्षेत्र में हमें निवेश करने की ज़रूरत है और निवेश को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो ये है। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्यों को और सतत विकास के साथ साथ जो लैंगिक डिस्पैरिटी है जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में या उनके प्रभावों को क्षेत्र में, इस सब मुद्दे को भी इसमें लाया गया था। तो निस्संदेह आप 100% तैयार रहिएगा कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वह है कि किन राज्यों को जोड़कर देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी गई है। तो भारत में जो चीता कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी गई है उसमें 3 राज्य शामिल है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों को जोड़कर जो है भारत में चीता कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी गई। अब देखिए, ये जो टॉपिक है यहाँ से अन्य तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तो राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इस चीता कॉरिडोर में शामिल है, मध्य प्रदेश का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो
चूँकि आरपीएससी का एग्ज़ाम है तो ज़्यादा संभावना बनता है कि आपसे पूछे जाएंगे कि राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इस कॉरिडोर में शामिल हैं। तो एक बार आपको नेट पर जाकर इसको देखना है। दूसरा, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के, मध्य प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, जो भी एरिया है इसमें कौन कौन सा आता है, वो भी आपको ध्यान में रखना। पूछा जा सकता है कि देश का जो सबसे बड़ा कॉरिडोर, चीता कॉरिडोर है, उसमें कौन कौन से पार्क, उद्यान शामिल हैं, तो वो भी है। और कॉरिडोर का अर्थ होता है कि एक पार्क से या एक जो चीता संरक्षित क्षेत्र है, एक चीता संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में जाने के लिए रास्ता को सुरक्षित रूप से तैयार करना। या कॉरिडोर का अर्थ ही होता है कि कनेक्टिविटी, एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व के क्षेत्र में जाने के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करना। इसलिए आपको उन रिजर्वों को भी देख लेना है कि जो जो रिजर्व इसमें शामिल होंगे। तो 130 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इस पर और क्या संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैंने आपको बताया है, तो इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो चलिए, इसके साथ ही आपका ये टेस्ट डिस्कशन समाप्त होता है। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो है आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों को कुछ 2-4 बातें, चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपके टाइम बहुमूल्य हैं, तो बहुत ज़्यादा समय आपसे नहीं लेंगे। बस 2-4 बातें जो आपको बताना चाहते हैं, जो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। सबसे पहला, बी पॉजिटिव। पेपर को देख के घबराना नहीं है, हमें काम रहना है, कूल रहना है, तो बी पॉजिटिव रहना है और शांत रहना है। दूसरा क्या है कि पेपर को बड़े धैर्यपूर्वक शांत मन से पढ़ना है, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है। जब आप बहुत जल्दबाजी करते हैं, हड़बड़ा के पढ़ते हैं, तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे पढ़ना है। तीसरा, आपको क्या करना है कि जब भी प्रश्न में आए कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, गलत है, सही है, तो इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, सर्किल कर दीजिएगा, कि बार बार आपको इसमें धोखा ना हो। कई बार हम सत्य को असत्य, असत्य को सत्य करके सही नहीं है, सही है, इस तरह के प्रश्न होते हैं और थोड़ी सी मिस्टेक में हम उसको गलत कर बैठते हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। चौथा, जो सर्किल करने वाला होता है उसको भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक भरिएगा। कई बार कलर करना होता है ए तो हम बी कर लेते हैं, बी करना होता है तो सी, तो उसमें सीक्वेंस ही कई बार गलत हो जाता है, तो काफ़ी परेशानियाँ बढ़ जाती है, तो वो ध्यान रखना है। चौथा, ओएमआर शीट को खूब अच्छे से भरना है, पहली प्राथमिकता वही, क्योंकि उसमें आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, आपको कहीं पर भी जो है सो वाइटनर का यूज़ नहीं करना है, ब्लेड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो मशीन से रीड होता है, तो आपको ब्लेड, वाइटनर, री राइटिंग, इस तरह से चीज़ों से बचना है। पाँचवा जो आपको ध्यान में रखना है, अब एग्जामिनेशन हॉल में क्या है कि ध्यान से रखेंगे कि माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग एग्ज़ाम में आपको 150 प्रश्न बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने विगत वर्षों के आरपीएससी को कट ऑफ को ध्यान में रखा होगा या आपको पता होगा, तो एक कैलकुलेटिव अप्रोच आपको लेके चलना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने अटेम्प्ट लेने हैं, उसमें कितना आप गलत कर सकते हैं और कितना सही हो जाए, तो आपका रिजल्ट आ जाए आप जिस कैटेगरी से संबंधित हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है, कैलकुलेटिव अप्रोच आपके मन में होना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में उसको लेकर जाना है। एग्जामिनेशन हॉल पर आधे घंटे 1 घंटे पहले पहुंच जाना है आपको, जो आपको एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कितने देर पहले आपको पहुंचना है, तो बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए आपको पहुंच जाना है। और बस ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, रिजल्ट होगा। आपको 4-5 महीने मिले हैं पढ़ने के लिए, हम लोगों ने भी कोशिश किया, आपने भी खूब कोशिश की है, तो इसका परिणाम पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप प्रश्न बनाएं तो एक तरीका मैं बता देता हूं कि प्रश्नों में, जैसे पहले बार में आप क्या कीजिएगा, पढ़ते जाइएगा और उत्तर प्रश्न पर टिक करते जाइएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जितने प्रश्न बनाएंगे उनमें उन्हीं प्रश्नों को बनाइएगा जो आपको लगे कि 100% हमारा सही है, और उन प्रश्नों को क्या कीजिएगा, आप कलर भी कर लीजिएगा, ओएमआर शीट में भर लीजिएगा पहले दौर वाले में। इससे क्या होगा कि आपको एक पता चल जाएगा कि हमने पहली बार में कितना प्रश्न बनाया है, उसमें से एक आध गलत होगा तो होगा, नहीं तो आप उन्हीं को बनाइएगा जो 100% आपका सही हो। उसके बाद आप देखिएगा कि रिजल्ट तक जाने के लिए हमें और कितना अटेम्प्ट लेना है,
तो फिर दूसरी बार में जाइएगा, और दूसरी बार में जब जाइएगा तो 50-60 वाला जो रेशियो होता है प्रश्न का, कि किसी प्रश्न में आप 2 स्टेटमेंट है तो एक जानते हैं एक नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। किसी में 4 स्टेटमेंट है, 2 पता है 2 नहीं पता, या 1 पता है 3 नहीं पता है, तो एलिमिनेशन के प्रोसेस में से जाके भी आप ऑप्शन में चले जाइएगा और एलिमिनेट कीजिएगा, तो 1-2 ऑप्शन वैसे ही निकल जाते, तो फिर वहाँ भी थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। तो दूसरे अटेम्प्ट में आप उन प्रश्नों को बनाइएगा जिसमें 50-60 का रेशियो हो, उसके हिसाब से उसको बना के उसको भी क्या कर लेना है, कलर कर लेना है। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं कुछ और प्रश्न हमें बनाना है, तब आप थर्ड फेज में जाके कुछ बनाइएगा। और जब बनाइएगा तो आप OMR शीट भर ही लीजिएगा उसको। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप 150 लास्ट में भरने के लिए रखेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हो सकता है कि वो प्रश्न बच जाए फिलअप करने के लिए जो आपका सही हो और आप अच्छे से उसको करने हैं वाले हैं या कर लिए हैं। इसलिए हमें शुरू में उन प्रश्नों पर ही अप्रोच करना है जो हम 100% सही बनाएंगे और सही जानते हैं। तो चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं चीज़ों के साथ आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी बच्चे प्रीलिम्स पास करेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है, और फिर हम लोग बहुत जल्दी मेंस में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है, और फिर से एक बार अग्रिम शुभकामना है। बिल्कुल रिजल्ट होगा, हम जीतेंगे, यही विश्वास लेके चलना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।